नमस्कार। मैं हाजिर हूँ एक नए कार्यक्रम के साथ आप सभी लोगों के सामने और एक नए विषय के साथ। आज का विषय है कि रोल ऑफ मीडिया इन सोशल अवेयरनेस, यानी सामाजिक जागरूकता में मीडिया की भूमिका कितनी अहम है। आज हमारे साथ जो पैनल है, जो खास मेहमान हैं, मैं उन सबका पहले आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ राज चावला जी हैं। कई बड़े संस्थानों में बतौर एंकर वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लगातार पठन पाठन में उनकी रुचि रहती है, लिखते रहते हैं और तमाम समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय वो मुखरता से रखते रहते हैं। और एक पत्रकारिता का लंबा अनुभव राज चावला जी के पास है। हमारी दूसरी मेहमान है अजिता जैन जी। अजिता जैन भी कई संस्थानों में सीनियर पदों पर रही हैं, बतौर एंकर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और फील्ड रिपोर्टिंग का भी उनको अनुभव है। मैनेजमेंट से जुड़ी तमाम जिम्मेदारियां संभालने का भी उनको अनुभव है। आज वो भी हमारे साथ अगले 1 घंटे तक इस कार्यक्रम में जुड़ी रहेंगी। और तीसरे हमारे मेहमान हैं नवल कांत सिन्हा जी, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। नवल कांत जी, उनके पास भी एक लंबा अनुभव है। कई साल तक उन्होंने लखनऊ में रहते हुए तमाम मीडिया संस्थानों के लिए रिपोर्टिंग की है, धारदार रिपोर्टिंग की है और बेहद अच्छे पत्रकारों में गिने जाते हैं। तीनों लोगों का स्वागत है अमेज फाउंडेशन के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में। राज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं और यहीं से बात शुरू करते हैं कि सामाजिक जागरूकता की बात करें तो मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा जरिया है। और चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो अखबार हो। कैसे परिभाषित करेंगे आप, कैसे देखते हैं कि समाज में चाहे वो चेतना जगाने की बात हो, चाहे जानकारी पहुंचाने की बात हो, मीडिया की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपने अमेज फाउंडेशन के इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया और इस बहाने मुझे मेरे पुराने मित्रों को देखने का भी अवसर मिला है इस लाइव में, तो मुझे अधिक उत्साह इसी बात का था। विषय पर आते हैं, रोल ऑफ मीडिया इन सोशल अवेयरनेस। आपने ट्रेडिशनल मीडिया के नाम लिए है जब आपने विषय को रखा है। आपने टेलीविज़न, प्रिंट माध्यम, लेकिन डिजिटल माध्यम और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया जिसकी आप बात करते हैं, उसकी पेनिट्रेशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा गहरी है, उसकी बहुत ज़्यादा पकड़ है। ट्रेडिशनल माध्यमों का अपना एक रेपुटेशन है, उनका अपना एक स्तर है। लेकिन जो डिजिटल माध्यम है, वो अब तो फ़ोन हाथ में होने के कारण, स्मार्टफ़ोन, डिजिटल माध्यमों की रीच बहुत ही ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया है, जो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कहीं कोई नियामक उसका नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो जनता की आवाज़ है। तो सोशल मीडिया में जिस तरह का सत्य, असत्य, एक अलग किस्म का नैरेटिव चलते हैं, जो कई बार आपको अधिक चिंतन करने को भी मजबूर करते हैं। क्या ये सोशल मीडिया पर जो सूचनाओं का बहाव है, वो सही दिशा में जा रहा है? पर उस पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, और अभी तो सरकार के लिए भी। लेकिन जो डिजिटल माध्यमों के जो औपचारिक तंत्र विकसित हुए हैं, उनके लिए कुछ नियामक की चर्चा अभी हाल में हुई है। जैसे हमने एक टीवी चैनल पर यूपीएससी के कार्यक्रम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर भी हमने ध्यान दिया। उस वक्त जो सरकार ने उसमें कहा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से कहा गया, वो यही था कि सभी तो सबसे ज्यादा जो आवश्यकता वो टेलीविजन या प्रिंट के दूसरे माध्यमों, जो ट्रेडिशनल माध्यम है, उनको नियंत्रण करने की नहीं है, उनको नियमन करने की नहीं है, बजाय डिजिटल माध्यमों पर अधिक नियमन की आवश्यकता है, सरकार का भी मानना था। पर विषय आपका है सोशल अवेयरनेस और रोल ऑफ मीडिया। तो मीडिया जब आप बात करते हैं तो उसमें ये बहुत बड़ा एक कैनवास मीडिया का है, जिसमें मैंने अभी चर्चा की, ट्रेडिशनल मीडिया है, डिजिटल माध्यम, न्यू मीडिया है, और सोशल मीडिया अपना काम करता है। फिर इस सब में सोशल अवेयरनेस, और सोशल अवेयरनेस को भी मैं इस विषय को थोड़ा सा और जरा सा एक ट्विस्ट देता हूं। सोशल अवेयरनेस से ज्यादा पर्सनल जी। अवेयरनेस का भी ये माध्यम है। और मीडिया का रोल आज की डेट में, क्योंकि फिर वही कह रहा हूं, इंटरनेट क्रांति और स्मार्टफोन की क्रांति ने इस सारे विषय को बहुत ही बदल कर रख दिया। यानी अब ये वैसा रोल नहीं रहा जैसा पहले कभी हुआ करता था। पहले मीडिया का पहुंच कम थी, टेलीविजन माध्यम आए, थोड़ी पहुंच बढ़ी, रेडियो तो जन जन तक जाता ही है, गांव गांव तक। जो ज़्यादा पढ़ने लिख नहीं सकते उन तक भी जाता है, लेकिन रेडियो की अपनी एक सीमा है। तो उसी तरीके आप अखबारों में जो अवेयरनेस का एक कैंपेन चलने की बात आप करते हैं, होता ही है, सभी माध्यमों से चलता है। उसमें एक कठिनाई साक्षरता की रहती है, इसीलिए ये मानना कि अखबारों के माध्यम से बहुत अधिक अवेयरनेस होती है। फिर आइए टेलीविज़न, जो जिसको कहते हैं चलने फिरने बोलने का माध्यम है, टेलीविज़न और रेडियो।
इनके माध्यम से भी एक अवेयरनेस का काम है, लेकिन फिर रेडियो की पहुंच तो हम जानते ही हैं गहराई तक है, मगर उसमें उसके अपने व्यापकता की उसकी सीमा है। टेलीविज़न थोड़ा-सा महँगा माध्यम है, बिजली होती है, नहीं होती, अभी तो बहुत अच्छी हालत है देश के गाँव की। बहुत अधिक काम हुआ है इस दिशा में। तो भी डिजिटल माध्यम आज की डेट में सबसे बड़ी क्रांति का माध्यम बनता है, ऐसा मेरा मानना है। अब इसमें सोशल अवेयरनेस के लिए बहुत सारे विषय आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। सोशल में आप आजकल अब ये जो बॉलीवुड के बारे में कुछ अधिक किस्से चर्चाओं में हैं, यदि इसको रीसेंट एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो जी। आज से पहले शायद ढके-छुपे लोगों को पता था और कुछ पुराने दौर के जो फ़िल्मकार हैं, उन्हें इस बात पर बहुत नाराज़गी भी हुई कि इंडस्ट्री के अंदर की इतनी सारी ऐसी बातें, जो कि आज के दौर के कुछ जिसको कहते हैं गुण उसमें शामिल हुए हैं, वो अब उभर कर सामने आ रहे हैं। तो ये एक सोशल अवेयरनेस है। और दूसरा आप कोरोना के मामले में भी आप देखें, कोरोना अपने आप में बहुत बड़ा ऐसा केस है ये, बल्कि केस स्टडी है। कोरोना के बारे में जितनी भी जानकारी, क्योंकि लॉकडाउन है, सबको घर पे रहना है और सभी नियमों का पालन करना है। उस नाते से मीडिया की क्या भूमिका रही, ये सबने देखा, फिर चाहे वो अखबार हो, वो टेलीविज़न हो, वो रेडियो हो या डिजिटल माध्यम भी हो। अब तो सब कुछ जब लाइव चलता है, तो एक समय टेलीविज़न पर लाइव चलता था, अब तो आप फ़ोन पर लाइव चीज़ों को देखते हैं और फ़ोन पर जैसे इस समय भी हम कर रहे हैं, तो एक ऐप पर हम लाइव कर रहे हैं और इसी लाइव को हम दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी फ़ेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी और ट्विटर पर भी हम लाइव करते हैं, इंस्टाग्राम पर भी करते हैं। तो इसीलिए कोरोना अपने आप में एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है, जिसने कुछ ही महीनों में शायद भारत जैसे 137 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश में बहुत मुश्किल होता यदि मीडिया की ये भूमिका प्रत्यक्ष ना होती, और ये प्रत्यक्ष हुई। अ, फिर चाहे उसको लॉकडाउन कहिए, प्रधानमंत्री के संदेश के रूप में या स्वास्थ्य मंत्रालय के अलग-अलग बुलेटिन्स के रूप में, या डॉक्टरों ने जिस तरह से, डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा जो सर्कल है, उन्होंने खुद सामने मीडिया के ज़रिए लोगों के घरों तक पहुँचे, लोगों के फ़ोन के ज़रिए लोगों के दिलों तक पहुँचे, उनके मानस तक पहुँचे और उनको बताया कि कोरोना नाम का ये खतरा कितना बड़ा है। इसलिए जब आप सोशल अवेयरनेस में मीडिया के रोल के विषय पर चर्चा करते हैं, तो कोरोना आज की डेट में सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। करते-करते कोरोना के संक्रमण के मामले हमारे देश में बढ़े, तो टेस्टिंग के मामले भी बढ़े और उस नाते से संख्या भी बढ़ी। यानी ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही थी। इसीलिए यदि मीडिया का ये रोल हमने ना देखा होता, जिसमें सभी लोग भागीदार हैं, डॉक्टर हैं, अपनी सरकारें हैं, अपना प्रशासन है, ये सब लोग जब इसमें सहभागी बने, लेकिन मीडिया ने जिस तरह की एक जागरूकता कोरोना को लेकर पैदा की, तो आप इस बात पर संतोष भी कर सकते हैं और संतुष्ट भी हो सकते हैं कि ये आंकड़ा आज जितना हम देख रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा हो सकता था। तो फिर मानिए कि आप और हम जिस उद्योग के हिस्से हैं, उस उद्योग ने इस कोरोना काल में न सिर्फ भारत देश बल्कि पूरी दुनिया को बचने के, पूरी दुनिया को एक तरीके के संदेश ये दिया कि मानवता को अब आगे चलना है, तो अब उसके कुछ नियम कायदे बदलेंगे, इस दुनिया के संस्कार अब कुछ बदलेंगे और बदलते हुए हम देख भी रहे हैं। उसका एग्जाम्पल है आपके सामने, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई अब ऑनलाइन माध्यम से अधिक होने लगी। अब आप और हम जब बैठ के करते हैं, तो ऑनलाइन माध्यम से अधिक बैठक करते हैं प्रत्यक्ष मिलने की बजाय। तो ये जो दुनिया का संस्कार कोरोना के कारण अब बदलेगा, इस तरह से जीने की आदत डालनी पड़ेगी। जीने की आदत डालने के साथ उसके बचाव के उपाय भी हम सबके सामने, और आखिर तो वैक्सीन ने भी आना ही है। बहुत दिन तक कोरोना जाएगा नहीं, लेकिन कोरोना जैसी बीमारी की वैक्सीन जब इजाद हो जाएगी, तो फिर ये उसी तरह की बीमारियों में गिनी जाएगी, जैसे हम एक बच्चों का पूरा इम्यूनाइज़ेशन का कार्ड एक चलता है, इंजेक्शंस उनको बचपन से लगते ही हैं, उसी तरीके इसका भी लगेगा। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से जितनी चर्चा कोरोना के गंभीर होने की हुई है, कोरोना बहुत खतरनाक है, ये बार-बार कहा गया। मुझे लगता है मीडिया के माध्यम से ये भी चर्चा होनी चाहिए कि कोरोना का अंत भले नहीं होगा, लेकिन कोरोना अब बहुत बड़ा खतरा आपके सामने रह नहीं जाएगा। और मुझे लगता है कि मीडिया ने एक अच्छी भूमिका इस सब में निभाई है। और ऐसे ही आप कई और मामले ले सकते हैं। आप भूकंप कहीं आता है, कहीं बाढ़ आ जाती है। आज की डेट में जब आप मीडिया का रोल कहते हैं, तो मीडिया का रोल बहुत ट्रेडिशनल मीडिया के रोल से अलग फिर वही डिजिटल मीडिया की क्रांति और सोशल मीडिया भी है, क्योंकि तस्वीरें ट्रेडिशनल माध्यमों के ज़रिए आप तक पहुँचने से ज़्यादा तेज़ी से वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँचती, क्योंकि हर हाथ में एक कैमरा है, हर हाथ में एक फ़ोन है, हर हाथ में एक इंटरनेट है, जिसको जहाँ तस्वीर दिखती है, वो ज़रा-सी भी असामान्य होगी, तो तुरंत उसकी, और हम देखते ही हैं कई दफ़ा बहुत
मार पिटाई झगड़े होते हैं तो कुछ लोग मोबाइल लेकर खड़े हो जाते हैं और फिर हम बाद में कहते हैं यार ये मदद करने की बजाय वो ऐसा खड़े थे, मोबाइल की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन वो भी अपना एक चूंकि सूचना भिजवाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको भी उतनी ही प्राथमिकता देनी चाहिए। इस तरह से उनको किसी भेद दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। तो मीडिया, सोशल अवेयरनेस में जो मीडिया की भूमिका है, उसके अनेकों अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं राघवेंद्र जी। कोरोना तो सबसे हाल में ही है और ऐसे तो हम अपने मीडिया में देखेंगे तो तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। आप कहीं भी, जैसे मैंने भूकंप कहा या और किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उत्तराखंड में आई, फिर उससे पहले मुजफ्फराबाद में तो तस्वीरें, नेपाल में हमने 2015 में देखा, केरल में हमने देखा, मुंबई में भी हालत खराब होती है। तो सोशल अवेयरनेस का मामला ये है कि मीडिया तुरंत सूचना पहुंचाता है, मीडिया आपको अवेयर करता है और सामाजिक रूप से बताता है कि उस समय में, उस विशेष परिस्थितियों में आपके लिए क्या करना उचित है और क्या नहीं। और मैं इसको व्यक्तिगत जागरूकता से भी अगर मैं जोड़ूं, सामाजिक जागरूकता ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत जागरूकता भी ये कि कई बार ऐसी बीमारियां आती हैं, कई बार ऐसी आपात स्थिति आती है, कई बार अर्थव्यवस्था को लेकर के चीजें होती हैं, तो हर व्यक्ति का एक अपना मानस अंतर्मन में चलता है, उसको कैसे उस समय व्यवहार करना है, वो उसकी व्यक्तिगत जागरूकता को लेकर के मीडिया की भूमिका रहती है। तो मीडिया का मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं आप सबके सामने कि मीडिया का अब व्याप जो है वो ट्रेडिशनल मीडिया, यानी जिसको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, सिनेमा भी एक बहुत ट्रेडिशनल माध्यम है, उसके अलावा, लेकिन अब इसका व्यापक थोड़ा परिदृश्य इसको देखना होगा। एक तो हम डिजिटल माध्यमों को देखते हैं, वेबसाइट्स को देखते हैं, बड़े हाउसेज हैं जिनकी अपनी वेबसाइट्स हैं और उसके अलावा सोशल मीडिया है। तो ये इस तरह से सोशल अवेयरनेस में मीडिया की भूमिका अपने आप में बहुत बड़ी है राघवेंद्र जी। बहुत बड़ी है राज भाई, बहुत एक व्यापक स्तर पे आपने तमाम पहलुओं को छूते हुए अपनी बात रखी। इस बात को आगे बढ़ाता हूं, अजिता जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा राज जी ने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया की अपनी एक भूमिका है, लेकिन सोशल मीडिया अब लगातार बढ़ रहा है, फैल रहा है, हर हाथ में मोबाइल है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की प्रामाणिकता पर सवाल उठते हैं कि जो जानकारी लोगों तक पहुंच रही है, वो जानकारी कितनी प्रामाणिक है, ये एक बड़ा सवाल है। और मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या उन तमाम खबरों को जगह मिलती है जो जागरूकता से जुड़ी खबरें हैं? बिल्कुल, आगे दो प्रश्न हैं। एक तो सोशल मीडिया की प्रामाणिकता और दूसरा क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह मिलती है सामाजिक सरोकारों को। तो सबसे पहले अगर हम सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं, तो जैसा राज ने कहा अभी कि सोशल मीडिया अनडाउटेडली एक बहुत ही सशक्त माध्यम है आज की तारीख में, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। राघवेंद्र जी, क्या है आज की तारीख में इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना ज्यादा है, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन का फ्लो है कि उसका सोर्स क्या है, ऑथेंटिक है, अनऑथेंटिक है, रिलायबल है, अनरिलायबल है, कोई नहीं जानता। एक इंफॉर्मेशन आती है, वो ऑथेंटिक भी हो सकती है, कुछ जनरेटेड भी होती हैं। बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजी इस दौरान हमने डिजिटल मीडिया का जब से विस्तार हुआ है सुनी है, देखी है, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत बांटिए, ठीक है, इस तरह की ये जो टर्मिनोलॉजी कॉइन हुई है, ये सारे डिजिटल मीडिया के आने के बाद ही हुई है। तो ये सारे जो इस तरह के जो टर्म्स बने हैं, ये बने ही अनऑथेंटिक, अनरिलायबल सोर्स से आ रही इंफॉर्मेशन के जरिए। अभी तक क्या था, जब प्रिंट, टेलीविजन और रेडियो ये तीन माध्यम हुआ करते थे, तब तक एक ऑथेंटिसिटी का संकट नहीं था, एक रिलायबिलिटी का संकट नहीं था। पावर ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा से बहुत सशक्त रहा है, ये हम सब जानते हैं। टेलीविजन पे कोई खबर चली, उसको हर कोई प्रामाणिक पहले भी मानता था और आज भी मानता है। अखबार में छपी खबर को पर हर कोई भरोसा करता है। रेडियो पर कोई भी अगर बात कही जाती है, उसको लोग गौर से सुनते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इतना कुछ आ रहा है कि लोगों को फर्क करना नहीं आ रहा है। लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये सही सोर्स से आया है या गलत सोर्स से आया है। तो बहुत स्ट्रांगली मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा समंदर है जिसकी कोई था ही नहीं है, कहाँ से शुरू होकर कहाँ अंत हो रहा है। आज आप चाहें, मैं चाहूँ, कोई भी चाहे, किसी के पास लाइसेंस है, नहीं है, मेरे पास डिग्री है, नहीं है, मुझे जानकारी है, नहीं है, मैं अपना एक चैनल शुरू कर सकती हूँ,
मैं कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट करके और उसको वायरल करवा सकती हूँ, और जितने ज्यादा लोगों के पास वो पहुंचेगी उस कहीं ना कहीं उसमें एक कहते हैं कि लोग उसको मान ही लेंगे, कुछ हद तक तो लोग मानेंगे ही। ये संकट बहुत बड़ा है, मुझे लगता है इस पर विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है सरकार को भी। हालांकि अभी हाल में हमने देखा कि बहुत सारी जो एप्स हैं उनको जिन भी कारणों से बैन किया गया, मेरा मानना है कि बिल्कुल ठीक किया गया। हमें बहुत हद तक इन चीजों को रेगुलेट करना पड़ेगा। इतनी स्वतंत्रता हम हर व्यक्ति के हाथ में नहीं दे सकते जिसके पास किसी किस्म का वो अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन का गलत प्रचार करे। र्यूमर्स फैलती हैं आज की तारीख में, आप देखिए तो वो भी सोशल मीडिया के जरिए तेजी से फैलती है। वही पावर ऑफ कम्युनिकेशन ये भी है कि अगर आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीविजन पर आकर कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए ताली और थाली बजाने के लिए कहते हैं एक निश्चित तारीख को निश्चित समय पर, तो पूरा देश एकजुट हो जाता है और पूरा देश एकजुट होकर उस वक्त पर ठीक वही ताली थाली बजा रहा होता है, कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ा रहा होता है। तो ये पावर ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सबकी प्राथमिकता में होना चाहिए कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आने वाला समय भी डिजिटल का ही है, जैसा हम लगातार देखते आ रहे हैं। जिस तेजी से हमारा डिजिटल मीडिया बढ़ रहा है, तो अगर हमने इसको रेगुलेट नहीं किया तो अच्छे नतीजों के साथ साथ मुझे लगता है इसके बुरे नतीजे भी हमको और ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सवाल यह था कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा कितना जो हमारे सामाजिक सरोकार हैं उनको उठाता है। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया सामाजिक सरोकारों को हमेशा से उठाता आया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमने स्टोरीज कवर की हैं, चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन का आप जिक्र ले लें, एक हरसूद, मध्य प्रदेश में हरसूद में इतने लोग विस्थापित हुए थे, उसको कवर करना हो, चाहे 1000 एग्जाम्पल हैं, और पैंडेमिक का जिक्र राज कर ही चुके हैं। आज की तारीख में इससे बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति परिस्थिति नहीं हो सकती। उसको लेकर भी सोशल माफ कीजिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक रोल निभाया है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि उतना उस हद तक पिछले कुछ सालों की अगर मैं बात करूं, शुरुआत से बात करें, 2010 के बाद के परिदृश्य की बात करें, तो मुझे लगता है सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है। सामाजिक सरोकारों को हम उतनी जगह नहीं दे पा रहे हैं जितनी हमको देनी चाहिए। उसका कारण यह है कि आज जो हमारे सरोकार हैं वो इकोनॉमिक्स ड्रिवन हो गए हैं। आज जब कोई व्यक्ति एक, खासकर अगर मैं टेलीविजन की बात करती हूँ, कोई व्यक्ति एक चैनल स्थापित करता है, उसके लिए वो लाइसेंस लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाता है, महंगे इक्विपमेंट्स लगाता है, टेक्नोलॉजी लगाता है, मैन पावर रखता है, रनिंग कॉस्ट लगाता है, तो आप मानिए कि आज की तारीख में ये एक बिजनेस मॉड्यूल हो गया है। उसने इतना इन्वेस्ट किया तो उसको रेवेन्यू भी चाहिए। अब उसको रेवेन्यू निकालना उसकी मजबूरी है। जब हम कहते हैं, क्योंकि बहुत तरफ से हमको एक क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिलता है कि पत्रकारिता नहीं रह गई, अब हम सरोकारों की बात नहीं करते, अब हम तमाशा दिखाते हैं, अब हम सर्कस हो गए हैं, हम मदारी के बंदर की तरह हो गए हैं, जैसे मदारी नचाता है वैसे हम नाचते हैं। हो सकता है कुछ हद तक ये क्रिटिसिज्म ठीक हो, पूरी तरह से मैं इसको सही नहीं मानती, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है, क्योंकि अब ये एक बिजनेस है और हमको इसको मान लेना चाहिए, ये मिशन कम अब बिजनेस ज्यादा है, क्योंकि इसमें खर्चा है तो आमदनी भी चाहिए, तभी आप लोगों की सैलरीज देंगे, तभी आप इसको आगे बढ़ा पाएंगे, चला पाएंगे। तो इकोनॉमिक्स ड्रिवन हम हो गए हैं, तो एक रेवेन्यू हमको जनरेट करना है। रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा? जब हमारी टीआरपी आएगी। टीआरपी कैसे आएगी? हम कंटेंट दिखाएंगे, लेकिन वो चीज जो दर्शक, अब एक छोटा सा फर्क अगर आप देखें, आज की तारीख में आप जो पुराने जमाने की न्यूज चलती थी, किसी एक चैनल पे आप वो दिखाइए और किसी एक चैनल पर आप ड्रामेटिक अंदाज में खबर दिखाइए, आप खुद ही बताइए किस चैनल को लोग ज्यादा देखेंगे। टीआरपी कौन बना रहा है? टीआरपी दर्शक बना रहा है। जो दर्शक उस चैनल को, हम एक तरफ क्रिटिसाइज भी कर रहा है, उसको वो तमाशा भी कह रहा है, लेकिन देख भी वो उसी को रहा है, खुद ही वो उस चैनल को या उस तमाशे को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। तो टीआरपी जिसकी जितनी ज्यादा आपस में होड़ है, तो एक दूसरे से आपको आगे निकलना है, तो मैं उससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कितनी बार तो जैसे हम ना एक
सेंशुअल जर्नलिज्म कर रहे हैं, और ये सच्चाई है, हमें इससे भागना नहीं चाहिए। बीइंग अ मीडिया प्रोफेशनल, इस मीडिया का 2 दशक हो गए मुझे हिस्सा होते हुए, लेकिन ये है कि हमें कितनी बार हम लोग भी आत्ममंथन करते हैं, देखते हैं, कुछ एक मजबूरियां भी होती है, कुछ एक सुधार की गुंजाइश भी होती है। हमको लगता है कि हमें कुछ और सरोकारों पे ध्यान देना चाहिए जो आजकल हम इतना नहीं दे पा रहे हैं। सामाजिक सरोकारों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप देखिए हेल्थ की बात हम आज कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लूंगी, इसमें कोई एजेंडा शामिल नहीं है, लेकिन जो अच्छी बात है उसकी तारीफ होनी चाहिए। वो ये, उन्होंने जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। आज कोरोना क्या सिखा रहा है? स्वच्छता ही तो सिखा रहा है, और क्या सिखा रहा है? आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप रेस्पिरेटरी हाइजीन फॉलो करिए, हैंड हाइजीन फॉलो करिए, आप तमाम स्वच्छता का ही तो संदेश है ये, और क्या है? क्योंकि उन्होंने विदेश विदेश घूमा, देखा वहां पर उस तरह की बीमारियां नहीं होती हैं जैसी अपने देश में आमतौर पर बहुत ज्यादा होती हैं। तो वहां से वो एक लेसन सीखा गया, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। बहुत हद तक हम कामयाब हुए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस पाठ को नहीं समझा। आज भी बहुत लोग समझ रहे हैं, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि सामाजिक सरोकारों को हमें और ज्यादा जगह देने की जरूरत है। हेल्थ बजट पे आप आइए, हर साल आप देखिए जब बजट अनाउंस होता है, हेल्थ को कितना ग्रांट मिलता है, कितना बजट आता है। इस बार क्योंकि ये पैंडेमिक है तो सबका ध्यान गया है कि हाँ, हेल्थ एक ऐसा इशू है। मीडिया, मुझे लगता है एज अ मीडिया हमें और ज्यादा, चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यूज हो, पॉपुलेशन इश्यूज हो, लिटरेसी इश्यूज हो, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज हो, हेल्थ इश्यूज हो, इनको और ज्यादा उठाने की जरूरत है। हम उठाते आए हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर पैंडेमिक नहीं होता तो हम आधे घंटे का दोपहर का एक प्रोग्राम बना के उसको चला देते हैं। तब जब महिलाएं घर पे होंगी वो देख लेंगी हेल्थ का प्रोग्राम, महिलाएं घर पे होंगी, स्टूडेंट्स घर पे होंगे, वो एजुकेशन का प्रोग्राम देख लेंगे, या फिर हमने कोई लीगल प्रोग्राम चला दिया आधे घंटे का। हमें इतने से काम नहीं चलेगा, हमको इसको, क्योंकि हर किसी का सरोकार है और मीडिया जाना जाता है ओपिनियन बनाने के लिए, लोगों तक वो तमाम बातें पहुंचाने के लिए, उनके अंदर एक सोच पैदा करने के लिए। तो अगर हमारा दर्शक उस तरफ नहीं जा रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करके उसका ध्यान उस तरफ खींचें और उसको ये एहसास दिलाएं कि उसको वाकई में एनवायरनमेंट पर बात करने की जरूरत है, सवाल पूछने की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट पर सवाल पूछने की जरूरत है, रोजगार पर सवाल पूछे, साक्षरता पर सवाल पूछे, स्वास्थ्य पर सवाल पूछे, तमाम चीजों पर सवाल पूछे। अजिता जी, आपको नवल जी ने सुना, राज चावला जी को भी नवल जी ने सुना। नवल जी, दोनों लोगों की, दोनों मेहमानों की बात सुनने के बाद, और इसी में अगर मैं अपना एक सवाल ये भी जोड़ दूं कि जितना उठाना चाहिए हमें जनता के हक की बात को, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें कहीं ना कहीं चूक रही है? क्योंकि परसेप्शन जो बन रहा है, और मैं आपको बताऊं, आप भी बहुत सारे लोगों से रोज मिलते जुलते हैं, बात होती है, लोगों में जो ये अब एक नई धारणा पनप रही है और लोग कहने लगे हैं कि मीडिया जो है आम जनता की बात को नहीं उठाता, कहीं ना कहीं एजेंडा जर्नलिज्म हो रही है। इस तरह के शब्दों का जब एक आम आदमी इस्तेमाल करता है तो बतौर पत्रकार आप क्या सोचते हैं, और क्या आपको लगता है कि वाकई जितनी जगह मिलनी चाहिए लोगों के हक की खबरों को, क्या उतनी जगह मिल रही है, या कहीं ना कहीं कहीं रास्ते से भटक गया है मीडिया? देखिए राघवन जी, जिस तरह से आप सोच रहे हैं, राजीव सोच रहे हैं, अजिता जी सोच रही, सब लोग एक ही दिशा में सोच रहे हैं। देखिए, जो राज्य ने जहां से शुरुआत की थी कोरोना की, कोरोना इतनी बड़ी बीमारी थी जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, और इनफैक्ट अभी तक भी उस 100% श्योर नहीं है कि ये कैसे होती है, क्या होता है, क्या समस्याएं हैं, क्या क्या वजह है, ये किसी को अभी भी नहीं पता है पूरी तरह से। लेकिन फिर भी जो भी लेटेस्ट जानकारी थी, उसका जो जानकारी लोगों को हुई, उसका बहुत बड़ा माध्यम ये टीवी चैनल ही बने। टीवी चैनल के जरिए, अखबारों के जरिए ये जानकारियां लोगों तक पहुंची। वरना तो आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का रोल कितना बुरा होता है। जो फेक न्यूज चलती है, तमाम तरह की फेक न्यूज चली, लेकिन उसके बीच जो सही जानकारी आई वो उसी टीवी की वजह से आई, उसी अखबार की वजह से आई, जिसमें से टीवी को लोग ज्यादा अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि केवल टीवी ही क्या, जो मीडिया के दो हिस्से हैं, एक फिल्म वाला हिस्सा है और दूसरा ये जो टीवी जर्नलिज्म वाला हिस्सा है। आप देखिए, दोनों इस समय एक प्रश्न के घेरे में है। वहां पे जो है स्मैक और इस तरह की चीजें
उसकी बातें उठ रही हैं, मीटू वाला भी इशू चल रहा है। और दूसरी तरफ हमारे ऊपर कि हम जर्नलिज्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम तमाशा कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो इस पे हमको निश्चित रूप से काम करना होगा। और उसकी वजह मुझको सबसे बड़ी लगती है कि जो टीवी की प्रॉब्लम है, अब लोग खुल के कहने लगे हैं कि नहीं, आज भी मैं सवेरे अखबार उठा के देखता हूँ तब मुझको लगता है कि हाँ ये खबर सही है। तो टीवी के सामने सबसे बड़ा संकट जो है वो है जिसका बात अजिता जी कर रही थी कि वो एक बिजनेस मॉडल है। जाहिर सी बात है, कोई बिजनेसमैन या कोई कॉर्पोरेट एक लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट करता है और उस इन्वेस्टमेंट के बदले में वो रिटर्न चाहता है। तो रिटर्न आता है विज्ञापनों के जरिए, और विज्ञापन जो देता है उसके पास कौन सा चैनल अच्छा चल रहा है, कौन सा बुरा चल रहा है, उसका माध्यम जो है वो है टीआरपी। और वो जो टीआरपी आती है वो जिस तरीके से आ रही है वो तरीका बहुत गलत हो गया। जैसे कि अब इस समय जिस चैनल को आप या हम सब या ज्यादातर लोग बुरा कह रहे हैं कि यार ये क्या दिखा रहा है, ये पीट पीट के ठोक ठोक के चिल्ला चिल्ला के या इधर उधर कथक और उडुपी नृत्य करते करते जो पत्रकारिता हो रही, क्या पत्रकारिता है। लेकिन आप देखिए कि उस चैनल की टीआरपी सबसे ज्यादा हो गई, सबसे ज्यादा वो देखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा प्रेशर टीवी चैनल्स पे हो गया है। और खासतौर से हम पत्रकारों पे मुझको लगता है कि ज्यादातर पत्रकार इवन देन जो चिल्ला रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो पत्रकार भी नहीं चाहते हैं कि उनको ये नाटक करना पड़े। लेकिन एक मजबूरी है कि अगर इस व्यवसाय को जिंदा रखना है या पत्रकारिता को जिंदा रखना है तो ये इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि हम नजर आते रहें, हमारा चैनल दिखता रहे या हम दिखते रहें। तो इसके रास्ते तलाशने होंगे मेरे ख्याल से। ये जो हफ्ते में जो टीआरपी आती है, जैसे अखबार के सामने संकट उस तरह का नहीं है, क्योंकि उनकी जो रिपोर्ट आती है कि कौन सा अखबार ज्यादा बिका, वो एक साल में आती है। और एक साल में भी ये नहीं आता है कि पेज नंबर 3 की से ज्यादा बिका, कि पेज नंबर 7 से ज्यादा बिका, कि पेज नंबर 9 से ज्यादा बिका, कि पेज नंबर 1 से ज्यादा बिका। अब टीवी चैनल के सामने ये बहुत बड़ा संकट है कि वो टीआरपी आती है और वो हर हफ्ते बता देती है कि कौन सी खबरें बिक रही हैं, मतलब कि जो ज्यादा देखी जा रही वही बिक रही हैं, क्योंकि जो तो व्यवसाय है ना, तो हमको तो बेचना है खबर को। तो जो ज्यादा बिक रही है तो वो सामाजिक सरोकार की खबर नहीं बिकेगी। वो तो आज अगर संसद में हंगामा हो जाए, माइक छीना जाने लगे, तो वो आज जगह मिल रही थी, नहीं तो वही मुंबई की खबरें चल रही थी और वही सब कुछ दिख रहा था। तो मुझको लगता है कि एक तो जो टीआरपी का सिस्टम है, इस पे सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, इसको सुधारना चाहिए। और आपको एक किस्सा बताऊं कि जब 2004 में प्रियरंजन दास मुंशी सूचना मंत्रालय में मंत्री सूचना हुआ प्रसारण मंत्री थे, जी 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 जी। तो उस समय उनको लगा कि ये उसी समय एक दौर शुरू हुआ था कि बिना कार की गाड़ी, बिना ड्राइवर की कार, या फिर नागिन का डांस, उस समय वो बहुत जोर पकड़ा था, नागिन का बदला, इस तरह की खबरों ने। तो उनको लगा कि ये खबरें जो है ये तो खबर है नहीं, और इनको चैनलों को तो लाइसेंस खबर का होता है कि वो खबर चलाएं, तो वो ये कैसे चला सकते हैं। तो उसमें दो बातें थी। एक बात तो ये कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार अगर वो हम पे नियंत्रण लगाती है, तो सबसे बड़ा संकट ये होगा उसकी मंशा का। हो सकता है उसकी मंशा आज की डेट में अच्छी हो, वो अच्छी मंशा से रोक लगा रहा है, लेकिन एक बार रोक लगा देगा तो हमारे हाथ बंद जाएंगे। हम कोई खबर दिखाना चाहते हैं तो उसके बड़ी पाबंदियां हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरह की पाबंदी लगे या इस तरह की रोक लगे, लेकिन हमको सोचना होगा। तो मैं वही जो प्रियंजन दास मुंशी की बात कर रहा था कि उनके सामने दो इशू उठे कि एक तो इस पर बड़ा हंगामा होगा, इस तरह से रोका जाएगा कि कौन खबर है या नहीं है, ये तो रिपोर्टर तय करेगा, तो जर्नलिस्ट ही तय करेगा। तो इस पे कैसे रोक लगाया जा सकता है। और दूसरी तरफ कुछ समझदार या होशियार या चालाक नेताओं ने कहा कि ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि नागिन का बदला खबर नहीं है, तो खबर क्या है। तो जाहिर सी बात है खबर वही है जो सामाजिक सरोकारों की, सामाजिक जरूरतों की है। और इस देश में जितना भ्रष्टाचार रहा है, तो भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी खबर है, टूटी सड़कें खबर है, किसानों की समस्याएं खबर है। तो अगर नागिन का बदला नहीं दिखाया जाएगा तो जाहिर सी बात वो खबरें दिखाई जाएंगी। तो वो प्रक्रिया वहां पर रुक गई। लेकिन अब ये जो टीआरपी का संकट है, इसका केवल और एकमात्र उपाय ये है कि वो एनुअली आए
ताकि और इसका भी टाइम स्लॉट ना है, ताकि ये ना पता चले कि किस चैनल में किस खबर की वजह से या किस तरह की खबर की वजह से कोई चैनल चल रहा है। तो मुझको लगता है कुछ स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास सोशल मीडिया है। जैसा अजिता जी बता रही थी कि जो अफवाह फैलती है सोशल मीडिया से बहुत तेजी से फैलती है, तो जो फेक न्यूज आती है तो तमाम चैनलों में फेक न्यूज का खंडन भी होता है। लेकिन कई बार हम मीडिया वाले भी ऐसी फेक खबरों के शिकार होते हैं, और एक कंपटीशन में कि एक चैनल में खबर चल गई, वो प्रेशर होता है कि नहीं हमारे यहाँ न छूट जाए, तो वो दूसरे चैनल में भी चल जाती, फिर बाद में उसका खंडन होता है। तो मेरे ख्याल से एक तो जो तेजी से खबर दिखाने की प्रक्रिया है और जो फेक न्यूज है उसको कंट्रोल करने के लिए टीवी एक बड़ा माध्यम है और वो काम करता भी रहा है। लेकिन इस पे नियंत्रण की जरूरत है, इस पे अच्छे ढंग से काम करने की जरूरत है, और मुझको लगता है कि कुछ बेहतर तरीके से किया जाए इन चीजों को इम्प्लीमेंट, तो हम सब जितने जर्नलिस्ट हैं जो इस समय सड़क पर नाटक भी कर रहे हैं, जो मेजों को पीट भी रहे हैं, मुझको नहीं लगता कि वो ये करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ये है। जो टीआरपी है, टीआरपी के लिए क्या करना पड़ता है, एक एक तबका है बहुत बड़ा जो न्यूज से बढ़कर के इंटरटेनमेंट का है। होता ही है कि जब इस तरह की खबरें चलने लगती हैं कि रिया चक्रवर्ती की खबर चलने लगती हैं या किसी हीरोइन की मी टू टाइप की खबर चलने लगती है, तो वो इंटरटेनमेंट वाला जो व्यूअर है वो न्यूज पे आ जाता है, और जो जब न्यूज पे आता है तो उस चैनल की विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो न्यूज चैनल पे जो इंटरटेनमेंट परोसने की हमारी मजबूरी हो गई है, ये बहुत खतरनाक है, और ये हमारे व्यवसाय के लिए, हमारी विश्वसनीयता के लिए भी बहुत खतरनाक है। राघवेंद्र जी। शुक्रिया नवल जी, बहुत अच्छी बातचीत रखी। लेकिन इसके बाद हम फिर एक बार रुक करते हैं राज चावला जी का, और राज चावला जी से बात करके फिर कुछ नए बिंदुओं के साथ हम आपके पास नवल जी लौटेंगे। राज जी, एक बात तो ये साफ होती है कि जो एक मार्केट यानी बाजार का जो दबाव है, जो टीआरपी का दबाव है, क्योंकि टीआरपी से बाजार सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है, तो जो कमाई नजर में रहती है मैनेजमेंट के, जैसा नवल जी इशारा कर रहे थे कि अगर कोई एक ऐसी खबर किसी भी चैनल पर चलती है जिससे टीआरपी उसे हासिल होती है, तो दूसरे चैनलों में इस बात की होड़ लग जाती है कि मुझे भी फला इंटरव्यू दिखाना है, मुझे भी उस तरह की या उससे कुछ और एक कदम आगे जाकर उसी तरह की खबर दिखानी है। तो इस होड़ में जब सब शामिल हो जाते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है जब हम असल मुद्दों से हट जाते हैं। और दूसरा इससे जुड़ा एक और सवाल है जो सुझाव के तौर पर नवल जी ने रखी बात, पहले भी हालांकि ऐसी कोशिश हुई है और कई बार बात ऐसी उठकर आई कि जो टीआरपी का आंकड़ा आता है हर सप्ताह, अगर वो हर सप्ताह ना आके उसका समय बढ़ा दिया जाए तो शायद कुछ बेहतर स्थिति हो सकती है। शायद तब सरोकारों से जुड़ी बातें ज्यादा हो सकती हैं और तब शायद और ज्यादा जमीन पे रिपोर्टिंग उस तरह की जा सकती है जिससे आम जनता का ज्यादा से ज्यादा सरोकार हो, जुड़ाव हो। क्या मानते हैं राज जी आप? ठीक कहा राघवेंद्र जी, और नवल जी को भी मैं ध्यान से सुन रहा था। नवल जी ने कुछ ऐसे दौर की याद दिलाई जो हमारे लिए बड़ा दिलचस्प था, और हम उस प्रयोग के दौर से निकले ही हैं जिस दौर में मीडिया ने अपने आप को शैशव काल से बाल्यकाल या कहें किशोरावस्था में अभी प्रवेश किया है, नहीं किया है मैं कह नहीं सकता हूँ, मगर जो कैरेक्टर इस समय है जी जी, उसमें प्रिंट मीडिया को अगर मैं छोड़ दूं तो टेलीविजन मीडिया को देख करके तो लगता है कि थोड़ा किशोरावस्था की तरफ कदम बढ़ने शुरू हुए हैं। 70 साल के इस पुराने लोकतंत्र में मीडिया को अगर कंपेयर करते हैं लोकतंत्र की सेहत के साथ, तो वो बड़ा मिसमैच सा दिखता है। यानी हमारे मीडिया को जितना मैच्योर दिखना चाहिए आज भी वो दिखता नहीं है, इसीलिए वो क्रेडिबिलिटी का संकट फिर चाहे 2-4 चैनलों के कारण से कहें या ज्यादा कुछ बड़े चैनलों के कारण से, किसी के कारण से भी कह सकते हैं, तो क्रेडिबिलिटी का संकट वो है। और एक बात नवल जी ने अच्छी कही कि अजीता ने भी उसका जिक्र किया था कि प्रिंट माध्यम आज भी सबसे ज्यादा किसी भी माध्यम के मुकाबले अधिक क्रेडिबल माने जाते हैं, क्योंकि वहां खबरों को फिल्टर करके देने का एक अभ्यास पुराने समय से चला आ रहा है। और प्रिंट माध्यम का व्याप कितना भी हो पर तरीका वही है काम करने का। वहां ब्रेकिंग की कोई होड़ नहीं है, मारो मार नहीं। हालांकि उनके डिजिटल माध्यम भी जब उन डिजिटल संस्करण जब खुले तो उनमें खबरें जल्दी देने की थोड़ी रहती है। फिर भी मुझे लगता है कि प्रिंट माध्यम बहुत ही अधिक आज भी बाकी माध्यमों की तुलना में क्रेडिबल है। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जहां पर अभी समाचारों की प्राइवेट एफएम चैनल्स को अभी अनुमति नहीं है,
तो इसीलिए यदि वो एक ऑलरेडी आकाशवाणी की व्यवस्था के अंदर रेडियो का काम करने का एक तरीका है, और मुझे भी सौभाग्य मिला है कि मैं रेडियो के न्यूज़ रूम का भी हिस्सा रहा हूँ। तो वहाँ काम का जो वैज्ञानिक तरीका है, खबरों को फ़िल्टर करने का एक बहुत अच्छा मॉडल जो बनाया गया है, उस तरह से जब वो खबरें आती हैं तो वो सर्वाधिक क्रेडिबल है, और उसकी पेनिट्रेशन रेडियो की, जैसे मैंने कहा कि एक छोटे से ट्रांजिस्टर पहले होते थे और अब तो फ़ोन के अंदर रेडियो है, तो उसकी पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है और उसकी क्रेडिबिलिटी भी ज़्यादा है। अब टीवी टेलीविज़न के बारे में जो नवल जी ने एक उसकी छोटी-सी यात्रा का ज़िक्र किया, और जिस दौर में वो पीआरडी को याद कर रहे थे, उस दौर में और उस दौर के बाद भी, उसके और 5 साल बाद भी, मैं मानता हूँ कि साल 2008-9 के चुनाव तक, 10 तक भी शायद वो चीज़ें चली। जब चैनलों के न्यूज़ रूम के अंदर, मतलब मुझे लगता था कि वो टीवी की स्क्रीन को जब हम एक साथ इकट्ठा देखते थे, तो ऐसा लगता था कि चिड़ियाघर दिख रहा है एक ही साथ। वो एक स्क्रीन पर अजगर जी, दिखेगा, तो दूसरी स्क्रीन पर हाथी दिखेगा, तो तीसरी स्क्रीन पर घोड़ा दिख जाएगा। इस तरह अलग-अलग स्क्रीन पर कुछ ना कुछ एक होड़ चलती थी। और बाद में तो बाकायदा कुछ चैनलों ने, ये तो हाल के दौर तक भी चला, यूट्यूब से मिलने वाले जितने भी जंगली जानवरों के जो फुटेज यूट्यूब से मिल सकते थे, उन पर आधारित अलग-अलग शो ही बना डाले। मतलब अपना मीडिया, जो मैंने कहा कि किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है, ऐसा मानने के कई कारण तो हैं, पर कई कारण ऐसे भी हैं कि अभी वो परिपक्वता की दृष्टि से देखेंगे तो शायद अभी आप उस स्तर तक पहुँच नहीं पाएँगे। इसलिए यदि हम बाकी यूरोपियन मीडिया या रशियन या चाइनीज़ में तो बहुत नियंत्रण है, अमेरिका में चलें, इस तरह के जो पाश्चात्य जो संस्कृतियाँ हैं और वहाँ का जो मीडिया का जो क्रेडिबिलिटी है, हालाँकि ऐसा नहीं है कि वो प्रभावित नहीं होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। वहाँ भी बड़े-बड़े घराने जो चलाने वाले हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक दृष्टि से थोड़ा उनका रुझान होता ही है। और चूँकि आप समाज के हिस्से हैं, तो रुझान होना स्वाभाविक है, लेकिन आपके पेशे में वो दिखे, और आपके पेशे में, आपकी चैनल पर, आपकी स्क्रीन पर अगर वैसा दिखने लगे, और उस नाते से पूरे उद्योग पर एक क्रेडिबिलिटी का संकट खड़ा हो जाए, तो इसके लिए थोड़ा दोषी मुझे लगता है किसी न किसी को तो अपने सिर पे ये दोष लेना ही होगा। क्योंकि यदि पूरे उद्योग की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है, तो फिर आप हम सब जैसे हज़ारों लाखों लोगों की रोज़ी-रोटी पर भी वो संकट है। इसीलिए ये इंडियन मीडिया का, लेकिन चूँकि मामला टीआरपी का है, और वो अजीता जी ने भी कहा, नवल जी ने भी उसको ज़िक्र किया कि टीआरपी ज़्यादा आएगी तो ही एड रेवेन्यू आएगा, तो ही सैलरी दी जा सकेगी। लेकिन टीआरपी ज़्यादा लाने के लिए आपको नाटक करना, कठपुतली बनाना, या चिड़ियाघर दिखा देना, यही अगर एकमात्र विकल्प है, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ राघवेंद्र जी। मुझे ऐसा लगता है कि टीआरपी लाने के लिए कई अच्छे प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। कई ऐसे सामाजिक सरोकार्य वाले विषय हैं जिन पर आप काम करेंगे तो लोग उसको देखना चाहते हैं। सोशल अवेयरनेस जैसी जो हमारा विषय भी है, यदि हम सोशल अवेयरनेस को लेकर के कुछ चीज़ें हम कहने लगते हैं, तो लोग उसको देखना सुनना पसंद करते हैं। बात ये है कि हम उनको कितने विकल्प देते हैं, और उसमें कितनी कंसिस्टेंसी, हम निरंतरता बनाए रखते हैं। यदि मीडिया के स्वभाव में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएँ, और सही कहा, कोरोना बहुत ही शानदार उदाहरण था। शायद भारतवर्ष, और मैंने कहा भी और मैं मानता भी हूँ इस बात को, कि यदि मीडिया ने ये भूमिका ना निभाई होती, तो फिर मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में, जहाँ की जनसंख्या इतनी अधिक है, ये केसेस कहीं और ज़्यादा होते। लेकिन ये भी संतोष की बात ये है कि आप यूरोप के जितने देशों में आप संख्या से जब भी तुलना करते हैं, तो अनुपात में तुलना करनी चाहिए। ये हो सकता है कि किसी देश के अनुपात से हमारा मृत्यु के जो आंकड़ों का अनुपात है वो अधिक हो, आंकड़े अधिक हो सकते हैं, लेकिन अनुपात में जाएँगे, जनसंख्या के अनुपात में, तो आप पाएँगे कि भारत बहुत ही बेहतर स्थिति में है। तो कुल मिलाकर ये टीआरपी का जो मामला है, और उसमें सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर टीआरपी नहीं आ सकती, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मसला एक और इससे कहीं अधिक का है। मुझे लगता है कि बहुत ऐसे संपादक, बहुत हमारे साथी जो कई गहरे विषयों पर काम करते हैं, या तो वो अपनी बात कह नहीं पाते, नहीं तो संसद से ऐसे-ऐसे विषय निकल सकते हैं। राघवेंद्र समझते हैं, राघवेंद्र ने संसद की रिपोर्टिंग अरसे तक की। संसद के अंदर हर स्टैंडिंग कमेटी के पास जन सरोकारों से जुड़े ऐसे-ऐसे विषय होते हैं, चूँकि मैंने संसद के चैनल में रहते हुए 3 साल वो सब देखा। तो मुझे मालूम है कि उन विषयों को अगर हम प्राइवेट चैनलों की तरफ ले जाएँ, तो वो टीआरपी के विषय बनते हैं। ऐसा मेरा 2 दशक से अधिक का अनुभव है, तो मेरा मानना है, और राघवेंद्र मेरी बात से सहमत होंगे भी, कि संसद के गलियारों में 100 दिन के सत्र के अधिक बाकी 265 दिनों में क्या होता है,
इसकी चर्चा भी लोगों तक की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारा भारतीय मीडिया जो है ये चर्चा करता नहीं, और शायद इसीलिए नेताओं की छवि भी वैसी है कि अच्छा नेता लोग तो कुछ करते नहीं हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय मीडिया को ऐसे विषयों पर काम करना चाहिए जो जन सरोकारों से जुड़े हैं, जो संसद से जुड़े हैं, जो गवर्नेंस से जुड़े हैं, और उसी में आपके भ्रष्टाचार से जुड़े मामले भी आएंगे, उसी में नियमों में कोई नियम कानून में जो भी खामियां हैं वो विषय भी सामने आएंगे। क्योंकि दिक्कत यह है कि वहां काम करने के लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता है राघवेंद्र, थोड़ा सा दिमाग जरा ज्यादा लगाना पड़ता है, थोड़ा समय जी अधिक अध्ययन में देना पड़ता है। और अभी मुझे लगता है टेलीविजन मीडिया या डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया में तो बिल्कुल ही स्वभाव नहीं है। सोशल मीडिया तो बिल्कुल एक अनियंत्रित बेलगाम घोड़े की तरह है। तो इसीलिए उसको नियंत्रित करना ये भी एक बड़ा काम है, मुझे लगता है बहुत मुश्किल भी है। और बाकी माध्यमों में यदि आप सही गहराई तक विषयों की जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत से विषय मिलेंगे। तो फिर शायद हमारा मीडिया यदि वैसा संभव हो, और इसके लिए एक व्यापक सहमति हमारी पूरे उद्योग को अपने अंदर से बनानी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कि एनबीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जब ये एक विषय का मैंने अभी उदाहरण दिया यूपीएससी वाले का विशेष सीरीज चलाने वाले चैनल के मामले में, तो एनबीए ने कहा कि हमें अथॉरिटी दीजिए फिर हम कुछ कर सकते हैं। एनबीए तो अभी बगैर दांत वाला हाथी है, उसका तो कुछ है नहीं। इसीलिए संभव है, लेकिन वो उद्योग को अपने भीतर से करना होगा, और ये मानते हुए करना होगा कि न सिर्फ उद्योग के प्रति, न सिर्फ उद्योग में काम करने वाले लाखों करोड़ों लोगों के प्रति जिनके परिवार चलते हैं, हमारी अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व बनता है। इसीलिए हमें भारतीय मीडिया को मैच्योर होते देखने के लिए जो बदलाव करने चाहिए वो सब मिलकर आपस में बैठें, सहमति बनाएं और तय करें कि टीआरपी उन विषयों से भी ली जा सकती है। इसके लिए स्तर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। राज जी, आप देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल में भी एंकर रहे और संसद के एक न्यूज़ चैनल में भी एंकर रहे, और वो दोनों पहलू आपने बहुत खूबसूरती से कहीं न कहीं पकड़े कि खबरों में किस तरह एक अप्रोच जो होनी चाहिए वो कहाँ मिस होती है और कहाँ हम उसको और बेहतर कर पाते हैं और क्या करना चाहिए। अजिता जी, एक सवाल, ये एक बड़ा स्वाभाविक सवाल है, जो साख की बात की है, जो क्रेडिबिलिटी की बात राज्य कर रहे हैं, कि कहीं न कहीं साख गिरी है। आम जनता के बीच में जब कोई पत्रकार अपनी माइक आईडी और कैमरा के साथ जाता है, तो जो पहले एक रिस्पॉन्स मिलता था जनता की तरफ से, वो शायद अब उस तरह का नहीं मिलता। बतौर पत्रकार हमारा भी अनुभव रहा है फील्ड में, और नवल जी भी इत्तेफाक रखते होंगे कि अब अगर जनता से आप बात करते हैं तो लोग कई बार बहुत ऐसी बातें कहते हैं चौंकाने वाली। वो कहते हैं कि आप हमारी बात को रिकॉर्ड तो कर रहे हैं कैमरे में, लेकिन दिखाएंगे नहीं। मतलब लोगों को यकीन ही नहीं होता कि जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऑन एयर जाएगा, उनकी बात दूर तक जाएगी, सिस्टम समाज की बात को सिस्टम और सरकार तक आप पहुंचाएंगे। तो ये जो एक भरोसा कमजोर हुआ है, या जो कहा जाए कि साख में गिरावट आई है, इसको कैसे ठीक किया जाना चाहिए? अजिता जी, आपसे सवाल है। बिल्कुल राघवेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो हमने भी खुद देखा है। अभी पिछले इलेक्शंस में भी जब मैं कवर करने गई थी, तब जगह जगह जब आप अपनी माइक आईडी लेकर जाते हैं, तो आज का जो व्यूअर है वो बहुत ज्यादा समझदार तो है ही, वो बहुत तेज हो गया है। वो उसको जो मीडिया है उसकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एस्पेक्ट समझ में आने लगे हैं। उसको पता है कि खबरें एडिट होकर जाती हैं, और एडिटिंग के तो ढेर एग्जाम्पल्स हैं जहां पे अर्थ से अनर्थ हुए हैं, बवाल मचे हैं। आपका भी इतना लंबा अनुभव रहा पत्रकारिता का, आपने भी हजारों एग्जाम्पल देखे हैं, हमने भी देखे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ, साख जरूर गिरी है, भरोसा लोगों का गिरा है, लेकिन उसकी जिम्मेदार हम खुद हैं, हम स्वयं हैं। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, देखिए, हम जब मीडिया की बात करते हैं, ऑडियो विजुअल मीडियम की अगर हम बात करते हैं, टेलीविजन की, तो दो ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है कंटेंट और दूसरा होता है प्रेजेंटेशन। हम क्या चला रहे हैं और उसको किस तरीके से चला रहे हैं। दोनों चीजों की अपनी जगह पूरी पूरी महत्ता है। अगर आपकी कोई भी एक चीज कमजोर होगी, दर्शक उसको पकड़ लेगा। एक दौर आया था जब भूत प्रेत की खबरें चलती थी, तो हर किसी ने उसी को फॉलो करना शुरू किया। जिस तरह से नवल जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को यहाँ पर लेकर आना चाहती हूँ कि टीआरपी का जो फैक्टर है, जब तक हम इससे ऊपर नहीं उठेंगे तो टेलीविजन से बहुत ज्यादा आप अपनी साख को बनाने की उम्मीद अब नहीं कर सकते। जब तक टीआरपी की मजबूरी खत्म नहीं होगी,
तब तक हम उसके आगे नहीं सोच पाएंगे। जिस दिन हम टीआरपी के संकट से मुक्त हो जाएंगे उस दिन हमें क्रिएटिविटी भी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्रिएटिव लोग नहीं हैं, इंडस्ट्री में एक से एक क्रिएटिव ब्रेन्स हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे पास जब एक आसान सा विकल्प है, मुझे दिख रहा है मेरे न्यूज रूम में मेरे सामने 10 स्क्रीन चल रहे हैं और एक समय पे संपादक की नजर 10 के 10 स्क्रीन पर है, हम खुद 10 के 10 स्क्रीन पर नजर रख के ये देख रहे हैं कि फला ये चला रहा है, फला ये चला, अरे हम कैसे पीछे रह गए, हमने ये खबर क्यों नहीं ब्रेक की, ये खबर चली थी, इसमें इसके आगे का वर्जन तो यहाँ से आ चुका होगा, इधर ट्विटर देखो उसने कुछ डाला तो नहीं है, उधर देखो उसने कुछ डाला तो नहीं है। ये सब एक से दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ है। मुझे उससे आगे निकलना है, किसी भी कीमत पर निकलना है। ये जो कीमत है ये बहुत महंगी पड़ रही है आज की तारीख में, और यही है जो दर्शकों का भरोसा कमजोर कर रही है। तो जिस दिन हम टीआरपी से मुक्त हो गए, आप मान लीजिए उस दिन लोग कंटेंट पर भी ध्यान देंगे। हर कोई न्यूज रूम के अंदर, चाहे वो संपादक हो या कोई भी, पूरी टीम ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि हम क्या बेहतर से बेहतर, क्रिएटिव से क्रिएटिव, अच्छे से अच्छा और कर सकते हैं, क्या हम नया कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को जोड़ सकते हैं। क्योंकि हम स्वतंत्र होंगे, हम स्वच्छंद होंगे, हम फ्री होंगे, उस वक्त हमारे दिमाग पे कोई दबाव नहीं होगा। अभी मैं, जब मुझे फुर्सत ही नहीं है दूसरे चैनल को फॉलो करने से, तो मैं अपना दिमाग इसमें क्यों लगाऊं और कैसे लगाऊं। तो सबसे पहले तो हमें टीआरपी के संकट से मुक्त होना है। दूसरी बात यह है कि हमें अपना प्रेजेंटेशन बहुत हद तक कंट्रोल में लाना है। हमें आज की तारीख में क्या है, गाइडलाइंस मुझे लगता है हम देते तो हैं अपनी टीम को, लेकिन गाइडलाइंस जो होती हैं वो सिर्फ ये होता है कि कहाँ पे लाइन क्रॉस नहीं करनी है, कंटेंट वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज कहाँ पे लाइन क्रॉस नहीं करनी है, इसकी कोई गाइडलाइन कहीं नहीं दी जाती। जो जितना ज्यादा, उसको आज की भाषा में क्रिएटिव कहा जाता है, लेकिन चाहे मैं नाव पे बैठ के रिपोर्टिंग करूं एक अच्छी बात है, लेकिन कोई उससे भी ज्यादा आगे निकलने की होड़ में पता लगा वो अंडर वाटर जाके उसमें रिपोर्टिंग करना शुरू कर दे, या कुछ और जो भी एक नए नए गिमिक्स होते हैं, हम कितने ज्यादा गिमिक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो चीज हमें थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना होगा। एक कहीं ना कहीं हमको एक गरिमा बना के रखनी चाहिए कि हम न्यूज चैनल हैं, हम लोगों को खबर दिखाते हैं, हमारा कंटेंट के साथ साथ जो प्रेजेंटेशन है वो भी एक कहीं ना कहीं उसकी एक मर्यादा तो तय करनी होगी, जिसपे बहुत कम जी जो अजिता जी आपने जो आपने बात कही कि कहीं ना कहीं हम ना चाहते हुए उस चक्रव्यूह का हिस्सा बन जाते हैं या बनना पड़ता है टीआरपी के दबाव में। मैनेजमेंट के कुछ फैसले होते हैं जिनके जाहिर है कि उनके बीच में मार्केट होता है। जी तो मैं इसी में एक बात और ऐड करता हूं, और जो मेरा मुझे एक किस्सा याद आता है। एक बड़े पत्रकार, हालांकि नाम लेना उनका ठीक नहीं होगा क्योंकि उनका निधन हो चुका है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझसे बातचीत में कहा था कि जो राज्य इशारा कर रहे थे कि एक दौर आया था जब सांप और स्वर की सीढ़ी और इस तरह के तमाम कार्यक्रम शुरू हुए थे, मीडिया स्क्रीन पे दिखते थे, टीवी स्क्रीन पर, उस माहौल को बनाने के लिए सबसे कहा जाए कि कुख्यात न्यूज चैनल इंडस्ट्री में जो जाना गया, वो वहां काम करते थे। और उन्होंने काला हांडी की एक बहुत अच्छी स्टोरी जिस पर वो कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन संपादक ने और जो चैनल के मालिक भी हैं उन्होंने इजाजत नहीं दी और मना कर दिया कि ये काला हांडी का प्रोग्राम हम ऑन एयर नहीं करेंगे क्योंकि वहां टीआरपी के बॉक्सेस नहीं है। और उस वजह से उनका टकराव हुआ और उनके अंदर का पत्रकार शायद उसने कहा कि अब यहाँ काम करना मुनासिब नहीं होगा और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो हर व्यक्ति इस तरह का फैसला, कड़ा फैसला नहीं ले सकता। लोग कई बार चाहते हैं कि अच्छे सरोकार वाली खबरें जाएं, इस तरह के प्रोग्राम जाएं, लेकिन नहीं जा पाते हैं स्क्रीन पर। बहुत सारे लोग, एक नौकरी का दबाव अपनी जगह है, घर चलाने का दबाव रहता है, नौकरी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि बहुत क्रिएटिव माइंड्स हैं तो चाहते हैं कुछ अच्छा करें, बेहतर करें, लेकिन वो इस अंधी दौड़ में कहीं ना कहीं जब चैनल भाग रहा है, मैनेजमेंट भाग रहा है, संपादक की सोच केवल टीआरपी लाने तक सीमित रह गई हो, तो ऐसे में बहुत सारे कर्मचारी जिनकी बड़ी अहम भूमिका होती है डेस्क पर बतौर प्रोड्यूसर, बतौर रिपोर्टर, वो एक बड़ा चैलेंज होता है उनके सामने कि वो अपने मन की पत्रकारिता नहीं कर पाते हैं। और इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए अब हम नवल जी आपके पास आ रहे हैं। फील्ड में आप इतने साल से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, बेहतरीन रिपोर्टिंग की है आपने और एक अच्छे रिपोर्टर के तौर पर आपकी पहचान है। क्या कभी ऐसा आपके साथ अनुभव हुआ कि जिस जागरूकता से हमने बात शुरू की थी, आपको लगा हो कि जनता से जुड़े इन मुद्दों पर हमें कोई स्टोरी करनी चाहिए या ये बहुत जन सरोकार का मुद्दा है, लेकिन दिल्ली मुख्यालय ने हरी झंडी ना दी हो
और आपकी खबर गिरा दी हो, ये कह के कि ये टीआरपी वाली खबर नहीं है? अब तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब मैं चूंकि रीजनल जर्नलिस्ट रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता की कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आप सब लोग दिल्ली के जर्नलिस्ट हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पे चाहे जितना पानी बरस रहा है, दिल्ली में अगर नहीं बरस रहा है तो नहीं बरस रहा है पानी देश में, लेकिन अगर दिल्ली में पानी बरस गया और यहाँ पे सूखा पड़ रहा है तो उसकी कोई गिनती नहीं है। तो ये जो जर्नलिज्म है ये और सिकुड़ता जा रहा है। पहले तक ये तक था कि जो दिल्ली के लोग सोच रहे हैं, यानी कि जो चैनल हेड है या उनके नीचे ऊपर जो टॉप बॉसेस हैं, वो क्या निर्णय ले रहे हैं, उस तरह की खबरें चलती थी। अब उसके बाद वो जो जगह है वो और छोटी हो गई है। अब जो दिल्ली के रिपोर्टर है उनकी भी खबरें नहीं चलती हैं, क्योंकि वो हो गया है कि एक तो चैनल के जो बॉसेस हैं वो चाहते हैं कि मुझको टीआरपी चाहिए, और उसके नीचे जो 7-8 एंकर होते हैं, 4-5 एंकर होते हैं, वो की पर्सन बन जाते हैं और वो कोई भी खबर आती है उसको अपने ढंग से चलाते हैं। और एक इस तरह का जो मैसेज जा रहा है, हो सकता है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट ना उस तरह के, कि ये संदेश जाता है कि ये फलाना जर्नलिस्ट है, ये फलानी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे होगा, ये फलानी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे होगा। और अब ये स्थिति आ गई है जिसका जिक्र अजिता जी भी कर रही थी, कि जब फीड में निकलते हैं तो वो देखता, अच्छा फलाने चैनल है आप, अरे आप तो उनकी खबर दिखाएंगे, उस पार्टी की खबर दिखाएंगे, इस पार्टी की खबर दिखाएंगे। तो इससे जो पत्रकार हैं वो बहुत डिमोरलाइज है। मैं ये मान के चलता हूँ, खासतौर से जो रिपोर्टर्स हैं और जो डेस्क पे काम कर रहे हैं, एंकर्स की बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये लोग जो हैं वो बेसिकली जर्नलिस्ट हैं, और वो चाहते हैं कि उनका जर्नलिज्म है, जिस वजह से उनको पता था कि इस पेशे में बहुत कुछ नहीं मिलना है, तब भी उस पेशे में आए थे, क्योंकि उनको लगा था कि हम सामाजिक सरोकार के लिए काम करेंगे, लोगों की मदद करने का काम करेंगे। आप सोचिए ना कि इस कोरोना में कितने पत्रकारों की मौत हुई, तो अब उनको क्या हासिल हुआ? उन वो कहने को भले ही वो थे कि वो कोरोना जो है विजेता है, कोरोना के फलाने हैं, कोरोना के ठिकाने हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि ज्यादातर कंपनियों ने भी बहुत कुछ उन एम्प्लॉइज के लिए नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, पत्रकार जो आता है वो चाहता है कि समाज के लिए कुछ करे, उसकी लालसा में भी नहीं आता है कि उसको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब उसको पूछा ही नहीं जाता, उसको काम करने का मौका नहीं मिलता है, तो वो डिमोरलाइज होता है। और एक बात अभी जो चर्चा हो रही थी कि क्या कंटेंट दिखाया जाना चाहिए, अभी हाल ही में एक बड़े जर्नलिस्ट से बात हुई जो किसी चैनल के महत्वपूर्ण जगह पहुंच गए थे, तो हमने कहा कि आप बहुत खबरों की बात करते थे, अब तो यहाँ पे आप इस पोजीशन पे हैं कि उस तरह की खबरें दिखा सके। तो वो उन्होंने कहा कि नवल जी 9 चैनल एक खबर चला रहे हैं, और अगर मैं अलग चला दूंगा और बाई चांस वो खबर नहीं चली तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। तो ये जो टीआरपी का प्रेशर है, और टीआरपी में भी जो इंटरटेनमेंट वाले जो व्यूअर हैं उनको लाने का जो खेल है, वो बहुत ही घातक है। मुझको लगता है कि हम सब कभी भी टीवी खोलते हो तो इरिटेट होने लगते हैं, क्योंकि हम खबर चाहते हैं, और ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो कि न्यूज चाहते हैं, खबर सुनना चाहते हैं कि उनको पता चले कि वाकई क्या हो रहा है, और उनको एक ही तरह के नाटक सब जगह दिखते हैं तो उनको फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या सीमित है, और वो इंटरटेनमेंट वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो दो बातें, जो एक तो था कि टीआरपी का एक सिस्टम नया होना चाहिए, और दूसरा जो राज जी बात कर रहे थे कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, एक कम से कम हमारे बीच में तय होना चाहिए कि ये खबर हमको दिखाना है या इतना दिखाना है, तो ये तय होना चाहिए। राघवेंद्र बिल्कुल। और यहाँ पर राघवेंद्र मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ, जो नवल जी ने बोला, बहुत अच्छी बात उन्होंने ये बोली। ये मेरा खुद का स्वयं का अनुभव भी रहा है कि ऐसा नहीं है कि हर व्यूअर जो है वो सिर्फ तमाशा ही देखना चाहता है, बहुत सारे सीरियस व्यूअर्स भी हैं जो खबर देखना चाहते हैं। और इस बात की प्रामाणिकता इस बात से साबित होती है, हम जब टीआरपी मीटिंग्स में बैठा करते थे तो सामने वो जो हफ्ते की टीआरपी आती थी तो हम ये देखते थे कि चैनल का सबसे हाईएस्ट रेटेड प्रोग्राम जो था वो या तो सुपर 100 था या सुपर 50 था, जिसमें आप सिर्फ 1 मिनट में 50 खबर दिखा रहे हैं या 100 खबर दिखा रहे हैं। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो सीरियस न्यूज के व्यूअर्स हैं और उनको सीरियस न्यूज ही चाहिए।
अजीता जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो आप ये 100 न्यूज का बता रही ना, ये 100 न्यूज बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, पूरे देश के रिपोर्टर्स लगते हैं, तमाम एजेंसीज की जो विजुअल्स आते हैं उन सबको जोड़ के बनता है, तो ये काफी मेहनत भरा काम है। और ये टीवी पे 2 लोग को बैठा के और हल्ला गुल्ला मचा के चैनल चलाना बड़ा आसान काम है। तो हमको लगता है कि जो हमारे इस समय चैनल जब देख रहे हैं जितने लोग, उन्होंने इस हल्के काम को अपने संग जोड़ लिया है। अजिता जी, मैं आपको और राजी आपको एक बात की जानकारी देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले, तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले, नवल जी कोविड पॉजिटिव हो गए थे और क्वारंटाइन सेंटर में थे। और वहां क्वारंटाइन सेंटर में रहते हुए नवल जी ने रिपोर्टिंग की, हर दिन वहां से खबर लिखते थे, फेसबुक पे कई बार लाइव करते थे। और उसमें जो अहम बात ये थी कि कैसे मोटिवेट करना है उन तमाम लोगों को जो कहीं ना कहीं कोविड पॉजिटिव हैं या जो डरे हुए सहमे हुए हैं। और मैं कल जब टेलीफोन पर बात कर रहा था नवल जी से, तो मैंने इस बात का भी जिक्र किया था कि वहां रहते हुए जो रिपोर्टिंग आपने की उससे बहुत लोगों को हिम्मत बढ़ी, उनकी हौसला बढ़ा, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भावना आपने भरी कि कोविड को आप हरा सकते हैं अगर आपके अंदर एक जज्बा हो। तो ये एक अंदर का पत्रकार बोलता है, जब आप कहीं भी होते हैं वहां आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी एक जिम्मेदारी भी यहाँ निभा सकते हैं। उस अनुभव के बारे में बताइए नवल जी। राघवेंद्र जी, मुझको मैं भी एक आम इंसान की तरह हूँ, पत्रकार हूँ, समझदार हूँ, हम लोग समझदार लोग हैं और हर चीज पे तौलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मुझको पता चला कि एक यहाँ का टीवी के साथी थे, उनको कोरोना पॉजिटिव निकले, तो मुझको लगा कि अब मुझको भी टेस्ट कराना होगा। तो उस रात जब मैं सोया तो मुझको थोड़ी सी बहुत घबराहट सी लग रही थी कि आखिर मेरे घर में तो किसी को नहीं होगा, किसी ऐसे फैल तो नहीं गया, या मैं किस कंडीशन में रहूंगा। लेकिन अगले दिन मैंने टेस्ट कराया और उसकी रिपोर्ट 2 दिन आई, तो यानी 3 दिन वो निकल चुके थे और 2 दिन पहले गुजर चुके थे। तो मुझको लगा 5 दिन, तो मुझको लगा कि नवल कहां से ना तुम 5 दिन गुजार चुके हो, तो 5 दिन तुमने बिना दवाइयों के, बिना किसी रहन सहन के निकाल दिया है, तो कोरोना इतनी खतरनाक नहीं है। फिर अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ, तो तब उस समय होम क्वारंटाइन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं थी। तो मैंने प्रयास भी किया कि मुझे होम क्वारंटाइन हो, लेकिन वो अलाउ नहीं किया गया। सीएमओ ने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। तो जाहिर सी बात है मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो सुधीर मिश्रा हैं यहाँ नवभारत टाइम्स एनसीआर लखनऊ के एडिटर, उन्होंने मुझको फोन किया, मेरे मित्र है, तो उन्होंने कहा कि किस तरह फील कर रहे हो। तो मैंने कहा बहुत इजी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो क्या खाली बोर होगे, क्या करोगे, नवभारत टाइम्स के लिए खबर लिख दो। तो मैंने नवभारत टाइम्स के लिए खबर लिख दी। फिर एक एबीपी के साथी ने मुझसे कहा कि अरे सर, वहां से आप थोड़ा सा लाइव कर दीजिए हमारे चैनल के। तो मैंने वहां से लाइव किया। उसके बाद वो लगातार तमाम चैनलों और अखबारों में मैं बोलता रहा। तो एक तो मुझको व्यस्तता हो गई, तो मुझे कोरोना का जो टेंशन था वो दूर हो गया। दूसरा, एक पॉजिटिव खबर कि हम खुद जब बीमार होते हैं तो बहुत अच्छा आकलन कर सकते हैं। जैसे उस समय उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में, खासतौर से लखनऊ में, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वहां खाना वाना भी बहुत अच्छा दिया जा रहा था। तो मैंने उन सब चीज का भी जिक्र किया कि लोगों के अंदर जो तनाव है ये निकले। और वहीं से मैंने मुद्दा उठाया कि उत्तर प्रदेश में होम क्वारंटाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं खुद नहीं जाना चाह रहा था, और आने वाले समय में पेशेंट बढ़ते जाएंगे, सरकार के पास संसाधन सीमित हैं, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तमाम परेशानियां हो गई। तो वहां से जो बात निकली है, जो सामाजिक सरोकार की, पत्रकारिता की बात हो रही है, तो यूपी में होम क्वारंटाइन की व्यवस्था उसी टाइम से शुरू हुई जब सरकार को लगा कि एक आदमी, एक जर्नलिस्ट वहां एडमिट है और वो ऐसा अनुभव कर रहा है कि ये होना चाहिए। और मुझसे सरकार से जुड़े 2-3 लोग के फोन भी आए कि क्या ये इजी हो सकता है और परेशानी तो नहीं होगी। हमने कहा नहीं, और बहुत सारे राज्यों में, दिल्ली इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। तो इस तरह की व्यवस्था शुरू हुई। तो मुझको लगता है कि ऐसी खबरें हैं कि हम करना चाहें तो करेंगे, लेकिन जो टीआरपी आप ड्रग्स और फलानी ढिकानी चीज निकाल सकते हैं, वो नहीं निकाल सकते। तो जाहिर सी बात है, चाहे जितना अच्छा आप कर ले, अगर एंटरटेनमेंट का व्यूअर जो आप जोड़ेंगे तो आप टीआरपी केवल न्यूज के व्यूअर से नहीं रह सकते। जी अजीता जी कुछ कह रही है। बिल्कुल। राघवेंद्र जी की इजाजत हो तो मैं यहाँ पर इसी बात से जुड़ी 2 बातें, मैं एक बात बस कह दूं, उसके बाद हाँ, बस मैं छोटी सी बात कह दूं। जो लोग हमें देख रहे हैं, एक तो वो अपने सवाल और उनको जो भी जानकारी अगर आप लोगों से, हमारे पैनल से पूछनी है, पैनलिस्ट से पूछनी है, तो मुझे
इनबॉक्स करें। और बहुत सारे सवाल आए हैं अजीता, और मैं जो देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने 100 से ज्यादा कमेंट्स हैं अभी पोस्ट पर, और मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने अपनी एक व्यू दिया है, अपना ओपिनियन रखा है, और कुछ सवाल भी हैं। इन पर मैं आऊंगा बाद में और एक एक करके इन सारे सवालों को उठाऊंगा। लेकिन अब जो आप कहना चाह रही थी, प्लीज अपनी बात ये आगे बढ़ाएं। कोरोना के संबंध में मुझे दो बातें कहनी है। एक तो जैसे कि नवल जी ने अपना अनुभव बताया कि किस तरह से उनका वक्त बीता, वो खुद कोरोना पॉजिटिव हुए और कैसे वो ठीक हुए। मुझे आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा कमी इन दिनों महसूस हो रही है वो ये, मुझे लगता है कि अभी भी कोरोना को लेकर बहुत तरह का भ्रम लोगों के जहन में है, लोगों के दिमाग में है। उसको दूर करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कोरोना रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, उनके ज्यादा से ज्यादा अनुभव लोगों के सामने साझा किए जाने चाहिए, ताकि लोगों के मन से वो जो भय है वो निकले, वो खत्म हो। क्योंकि हुआ क्या है, एक तरफ हम मीडिया के सकारात्मक रोल की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पैंडेमिक को लेकर अवेयर करने का काम मीडिया ने किया। लेकिन राघवेंद्र जी, बीइंग अ मीडिया प्रोफेशनल, जहां पे गलत है, गलत को गलत कहना भी हमारा काम है। मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है ये कहने जी में जी कि हमने एज अ मीडिया लोगों को अवेयर करने के साथ साथ जरूरत से ज्यादा डराया भी है कोरोना को लेकर। आज की तारीख में मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के अनुभव हैं, इतने लोगों से मेरी बात होती है जो घर में पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन वो पूरी तरह से मानसिक रूप से इतना भयभीत हैं। वो उनको 10 बीमारियों ने इस तरह से घेर रखा है कि कोरोना से तो आदमी एक बार को 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ठीक भी हो जाएगा, लेकिन वो लोग 6-6 महीने से बीमार हैं। और अगर आप जाके उनसे बात करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लोग इतने ज्यादा मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं, इतनी ज्यादा परेशानियों से। और उसके पीछे वजह है, क्योंकि जब भी आप टीवी खोलेंगे तो आप क्या देखेंगे, हेडलाइन है, उसमें क्या चला, आज आज देश में इतने कोरोना पॉजिटिव मरीज आए, इतनों की जान गई, ठीक कितने हुए वो हेडलाइन में नहीं होगा। और अगर कभी होगा भी तो आखिर में जाकर होगा या बहुत बाद में जाकर होगा। जबकि ठीक होने वाले की संख्या होगी 10 लाख और जिसकी मौत हुई उसकी संख्या होगी 1000, तो हम 1000 को ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे जैसे वो 10 लाख से बड़ा आंकड़ा है, और 10 लाख को हम ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे जैसे वो 1000 से छोटा आंकड़ा है। तो ये गलती हमने की है एज अ मीडिया, और हम आज भी कर रहे हैं। ऐसी चीजों पर काबू पाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। और दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव स्टोरीज नहीं दिखा रहे हैं। हम नहीं बता रहे लोगों को कि किसी का अनुभव एक क्वारंटीन सेंटर में जाकर कैसा होता है, अस्पताल में जाकर कैसा होता है, उसको क्या अनुभव होता है, जिससे लोगों को हिम्मत मिले, हौसला मिले, जो लोग ठीक होकर आए हैं, कि हाँ इतनी भयावह चीज नहीं है, इतनी भयावहता नहीं है। उस पर जोर देने की जरूरत है। राघवेंद्र जी, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी 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 बिल्कुल। मैं जब मुझे कोरोना ठीक हो, क्योंकि मैं अखबारों में लगातार पॉजिटिव स्टोरीज लिख रहा था, बहुत सारी स्टोरी लिखी कि जैसे बच्चों को लेकर लोगों को बहुत भय होता है कि कहीं बच्चों का ना हो जाए। तो मैं जिस समय एडमिट हुआ था वहां पे जितने भी बच्चे एडमिट हुए थे वो 1 हफ्ते के अंदर ठीक होके चले गए थे। उसमें न्यूबॉर्न बेबी भी थे, उसमें कैंसर के पेशेंट भी बच्चे थे, सब ठीक होके गए थे। तो उस तरह की स्टोरी की, तो उससे पॉजिटिविटी आई। मैं कम से कम 500-700 लोग को काउंसलिंग कर चुका हूँ जिनको कोरोना होता है या जिनके अंदर कोरोना का भय है। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक दिनेश मिश्रा है, बनारस में जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने मुझको एक दिन शाम को फोन किया कि मेरा एक भाई है, वो मध्य प्रदेश में रहता है और वो बहुत बुरी कंडीशन में है। तो हमने क्या क्या कोरोना की वजह से बुरा कंडीशन, क्या नहीं, कोरोना तो उसका निगेटिव आया है, लेकिन उसकी सांस बहुत ज्यादा फूल रही है। और तुम अगर उससे बात कर लो, उसको मोटिवेट कर दो, मैं तुम्हारी जो स्टोरी तुमने लिखी है वो सब, तुम्हारी जो वीडियोस हैं, जो चाहे वो आकाशवाणी में हो, चाहे वो FM रेडियोज में हो, उस तरह के, वो मैं उसको भेज दे रहा हूँ, तुम 5 मिनट उसको बात कर लो। तो मैंने उसको फोन किया, तो उसने कहा नहीं भैया मैं मर जाऊंगा, मैं बच नहीं पाऊंगा, और वो हाँफ रहा था बहुत बुरी तरह से। तो मैंने कहा कि हुआ क्या तुमको? तो कहे नहीं मुझे कोरोना हो गया, मैं बच नहीं पाऊंगा। तो हमने कोरोना तुम्हारा निगेटिव आया है। तो कहे कि नहीं नहीं मैं बच नहीं पाऊंगा, मैं मुझको मरना तय है। मैंने कहा कि अच्छा, मैंने तो तुम्हारी रिपोर्ट जो है दिनेश ने मुझको सब भेजी है, सब मैंने यहाँ पे एक उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा अस्पताल है SGPGI, मैंने झूठ बोल रहा था मैं उससे।
लेकिन उसको मोटिवेट करने के लिए मैंने कहा एसजीपीजीआई में तुम्हारी पूरी रिपोर्ट दिखाई है, उन्होंने कहा कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने कहा नहीं, वो कह रहा है इसको प्रॉब्लम है तो आप इसको और लोगों से कंसल्ट कीजिए। तो उन्होंने दिल्ली के कुछ डॉक्टरों से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा कि तुम सो जाओ और सवेरे उठना, अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम एयर लिफ्ट करके एडमिट कराऊंगा और बताइए कि वो अगले दिन उसकी सांस वास की सब प्रॉब्लम सही होगी और वो स्वस्थ होकर घर चला गया था। तो इतना डरा दिया गया है ये। आप सोचिए ना कि पूरी दुनिया में कोरोना से कितने लोग मरे, मुझे मेरे ख्याल से 7 लाख के आसपास कुछ आंकड़ा होगा, मैंने लेटेस्ट नंबर नहीं देखे। लेकिन इस भारत में ही लोग, बच्चे 1 साल के अंदर डायरिया से मर जाते हैं। तो अगर वो आंकड़ा जिसमें खाली चीनी और नमक का घोल मिल जाए तो 70% बच जाए, तो उस डायरिया से 15 लाख इस देश में मरते हैं। और मेरे ख्याल से सब बीमारियों को जोड़ लीजिए तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग मरते हैं, जिसमें मैं सड़क हादसों मरने वालों को नहीं जोड़ रहा हूँ, जिसमें मैं बिल्डिंग गिरने वालों को नहीं जोड़ रहा हूँ, जिसमें भूकंप के लोगों को नहीं जोड़ रहा हूँ। तो आप जिस तरह के जो आंकड़े पेश किए जाते हैं, जिसकी अजीता जी बात कर रही थी, उससे लोग बहुत भयभीत होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो डर के मारे अपने, उनको प्रॉब्लम होती तब भी टेस्ट कराने नहीं जाते हैं कि मैं टेस्ट कराने जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो ये जो भय है ये निकालने की जरूरत है। एक बात अजिता जी आपने कही हेडलाइंस की, और मैं राज जी आपके पास आ रहा हूं। अजिता जी ने कहा कि हेडलाइंस में कहीं ना कहीं सनसनी वाला पुट डाल देना, चूंकि जाहिर है कि हेडलाइन कैची होनी चाहिए, वो रही रोकती है, खबर पे लाती है दर्शक को, और दर्शक को लगता है कि इसमें बात क्या कही गई है, इसको देखना चाहिए खबर को। लेकिन हेडलाइन बनाते समय राजी आपने तो डेस्क पर काम करते हुए बहुत सारी हेडलाइंस लिखी और स्क्रीन पर एंकरिंग करते हुए बहुत सारी हेडलाइंस प्राइम टाइम में पढ़ी। अब जब आप खबर देखते हैं, न्यूज देखते हैं, अजिता जी आप भी मुझे सुन रही हैं तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा और नवल जी आपको भी बताना चाहूंगा। एक अखबार की हेडलाइन थी, एक बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के दफ्तर से 2.5 करोड़ रुपए की चोरी हुई, और हम तमाम पत्रकारों के बीच में वो बातचीत आई, जानकारी आई, और एक अखबार ने हेडलाइन बनाई, राष्ट्रीय अखबार ने, कि ताला टूटा ना तिजोरी फिर भी 2.5 करोड़ की चोरी। तो कहीं ना कहीं शब्दों की तुकबंदी लगाना और इस तरह हेडलाइन बनाना कि लोग देखें कि अरे ऐसे कैसे हुआ, उस खबर को पढ़ेंगे, दिलचस्पी उनकी जगाने की बात होती है हेडलाइन में। लेकिन जब दाल की कीमत बढ़ी दिल्ली में, तो उसी अखबार ने फिर हेडलाइन बनाई, और हेडिंग थी उस खबर की अखबार में कि दाल की बढ़ी कीमतों से दहली दिल्ली। तो वो एक बहुत अजीब लगता है कि कई बार आप शब्दों का मेल मिलाप करने के चक्कर में, पंच फील देने के चक्कर में, दहली दिल्ली दहल उठी, अगर कुछ कीमत बढ़ गई तो वो कहीं ना कहीं अतिरेक जो दिखता है खबरों में। और मैं राज्य के पास जो आ रहा था जिस सवाल के साथ, कि भाषा को लेके बहुत सवाल उठ रहे हैं, उस भाषा में बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जो आम बोलचाल में जो लोग इस्तेमाल शब्द नहीं करते, वो टेलीविजन पर अब सुनने को मिल रहे हैं। प्राइम टाइम की डिबेट में 1 घंटे के बाद निचोड़ क्या है, हासिल क्या है? एक दर्शक अगर 1 घंटे की डिबेट देख रहा है तो उसको मिलता क्या है? क्योंकि वो एक दौर था जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग समाचार सुनते थे, चाहे वो रेडियो पे या टेलीविजन पे, और उनको ये भरोसा रहता था कि इससे हमारी जनरल नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, जो तैयारी करते थे कंपटीशन की। और अब आम आदमी भी कतराता है बैठ के खबर देखने से, क्योंकि उसको लगता है कि शोर ज्यादा हो गया, खबरें दब गई हैं, मुद्दे गायब हो गए हैं। राज भाई, लगता है कि ये कंटेंट और भाषा एक बड़ी समस्या बनती जा रही है जिस पर आत्मचिंतन की जरूरत है। देखिए, ये तो ऐसा मंथन है जो मुझे लगता है किसी भी दौर में चलेगा। आप ने जब मीडिया में शुरुआत की होगी तब कुछ और मंथन था, तब खबरों के ये फॉर्मेट नहीं थे। रादर चैनल इस तरह के फॉर्मेट पर नहीं चलते थे। चैनल में एक दिन भर का एक शो होता था जिसको आप बहुत प्रेस्टिजियस मानते थे, जिसकी एक गुणवत्ता होती थी, जिसके लिए खूब मेहनत की जाती थी। अब तो लगभग लगता है सारा दिन वैसा ही चैनल चल रहा है, जैसे आपको वो एक गुणवत्ता वाला शो जैसी गुणवत्ता आप सब में तो आ नहीं सकती। इसीलिए वो जो कमी आप महसूस करते हैं कंटेंट को लेकर के या भाषा को लेकर के, वो आएगी, वो स्वाभाविक है। और फिर जैसा आपने कहा कि चिंता करनी चाहिए, तो मैंने उसका उत्तर यही है कि चिंता तो हर दौर में चलेगी, आज भी और इसके बाद भी। आप कितना भी उसको सुधार करिए, हमेशा कहीं ना कहीं गुंजाइश आपको नजर आएगी, क्योंकि समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता है, मानस परिवर्तित होता है, समाज परिवर्तित होता है। तो फिर मीडिया को भी अपनी भूमिका में किस तरह से परिवर्तन लाना है। और ये भी आप लोग महसूस करते हैं कि वो चिड़ियाघर भूत प्रेत से आगे निकलकर आज फिर आप मीडिया के एक हिस्से में जिम्मेदारी का भाव तो देख ही रहे हैं।
भले ही वो कोरोना के भय के कारण, और इतना भय कि हम सबको वो भय है, उस कारण से ही सही, मगर पूरे के पूरे मीडिया ने, समूचे मीडिया ने कोरोना पर जो काम किया वो अविश्वसनीय और एक साथ चले, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर दूसरा आपने कहा कि भाषा हेडलाइंस की, और आपने उदाहरण दिया, तो एक उदाहरण मैं जरा आपको देता हूं। क्या होता है कि इसमें आपके लिखने वाले की दृष्टि और दूसरा भाषा का हुनर भी एक है। यदि आपको सही में भाषा जी के जी साथ जी। खेलना है, शब्दों का एक्सप्रेशन अगर आपको सही आता है, आपको समझ आती है, तो फिर शायद आप एक बहुत अच्छी हेडलाइन, कैची हेडलाइन, और इसमें शब्दों की बाजीगरी सब करके आप एक अच्छी हेडलाइन बना सकते हैं। लेकिन संकट वही है, भाषा का ज्ञान भी उतना ही गहरा अब मुझे लगता है कि आज के दौर में बहुत मुश्किल कम लोगों के पास होगा। और इसीलिए आप टीवी चैनलों की स्क्रीन पर भी कुछ मात्राओं की गलतियां, व्याकरण की गलतियां आप देखते ही हैं, और वही जो स्वभाव है लिखने वालों का, वही स्वभाव आपकी हेडलाइन जो लिखी जाती है उसमें भी वो उसका झलकता ही है। तो इसीलिए ये संकट तो है, क्योंकि जब आप चीजों की गुणवत्ता की बजाय उनकी गुणात्मकता पर ध्यान देने लगते हैं, तो फिर गुणवत्ता पर फर्क आएगा ही आएगा। और दूसरा, अभी आपने हेडलाइन का एक उदाहरण दिया, फिर मैं इसका एक दूसरा फैक्टर भी है, ये खबर को पेश करने वाला वो खबर को किस दृष्टि से देख रहा है, या फिर उसको खबर के साथ, समाचार के साथ उसके पीछे कोई प्रेरणा भी है जो उसको, समाचार को वैसा लिखने को मजबूर करती है। वो हेडलाइन हो या पूरा समाचार भी वैसे हो सकता है। आपने तो सिर्फ हेडलाइन का जिक्र किया, जैसे अभी मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। दिल्ली दंगों की चार्जशीट में एक बड़े नेता, एक बड़े वकील, एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता नाम लिया जा सकता है, कोई उसमें वो नहीं, सीताराम येचुरी का नाम उसमें कहा गया, उसमें योगेंद्र यादव का नाम कहा गया, उसमें एक दो नाम और जो बताए गए। तो उसको लेकर के जब खबर को परोसने वाले ने, दो अलग अलग अखबारों ने उस खबर को किस तरह से परोसा, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। एक ने कहा कि दे आर नॉट एक्यूज्ड इन डेली रॉइट्स, एक ने कहा कि दे आर नेम्ड इन चार्जशीट ऑफ डेली रॉइट्स। अभी फिर से इसको दोबारा से समझिए, दे आर नॉट एक्यूज्ड इन डेली रॉइट्स एक हेडलाइन, दूसरी हेडलाइन कहती है दे आर नेम्ड इन चार्जशीट। और ये दोनों ही बातें सही हैं, फैक्चुअल कुछ भी गलत नहीं है, पर देने वाले ने किस तरह से दिया। एक की इच्छा ये थी कि उनको वो चार्जशीट में इनका नाम है ये बताए, और एक की इच्छा ये थी कि वो एक्यूज नहीं है ये बताए। यानी खबर एक ही है, उसका सत्य भी एक ही है, तथ्य भी एक ही है, रखना कैसे है ये एक अंतर है। और इस तरह के दर्जनों उदाहरण हमारे सामने हर दूसरे दिन आते ही हैं। इसीलिए आपने जो कहा उसका एक ही मुझे समझ में आता है कि गुणात्मकता बनाम गुणवत्ता एक प्रश्न ये, दूसरा भाषा का ज्ञान और भाषा का विज्ञान, इसकी गहरी समझ होना, तीसरा लिखने वाले का, पढ़ने वाले का, बताने वाले का दृष्टिकोण क्या है, वो जिस दृष्टिकोण से उस खबर को देखता है, और उसके पीछे संभव है कोई प्रेरणा भी हो, वो राजनीतिक प्रेरणा हो सकती है, वो कई बार समाज के हित में कुछ करने के लिए प्रेरणा हो सकती है। इसीलिए मैं हेडलाइन को अच्छा बताऊं, इसीलिए मैं हेडलाइन में कोरोना से कितने ठीक हुए ये मैं पहले बताऊं, क्योंकि ये समाज के हित में है। तो कोई भी प्रेरणा हो सकती किसी भी कारण से, हेडलाइन का कोई फॉर्मूला नहीं है। उस समय आपको क्या अच्छा लगता है, उस समय आपको क्या सबसे महत्वपूर्ण लगता है, ये आपके अपने मानस में से निकल कर आता है, आपके अपनी सोच से, आपके कई प्रेरक तत्व हैं उनसे मिलकर जो निचोड़ निकलता है, फिर आप हेडलाइन की तैयारी करते हैं, लिखते हैं, समाचार लिखते हैं, उसको बुनते हैं, बनाते हैं। लेकिन फिर वही सबसे बड़ा संकट, इसके बाद भी, इस सब के बाद भी भाषा का ज्ञान और विज्ञान, यानी व्याकरण और भाषा का जो एक्सप्रेशन है, भाषा का जो भाव है, शब्दों का जो भाव है, वो अगर ठीक से नहीं आएगा, तो वो जो आपने दहल गई दिल्ली जैसी, मुझे लगता है वो शायद वैसी ही गलती है जो आपने हेडलाइन का जिक्र किया। तो ये इतना मुझे कहना है इस पर। मैं कुछ ऐड और करना राज जी, चाहूंगा। नवल जी, मैं एक बात और कह दूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जैसे दाल की बढ़ी कीमतों से दिल्ली दिल्ली का मैंने उदाहरण दिया हेडिंग का, इसी तरह राज भाई मुझे याद है कि जब दिल्ली में एक ये नियम बना नवल जी कि शादी के बाद रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, तो एक अखबार ने लिखा कि 7 फेरे कौमा 8वां चक्कर। मुझे आज भी याद है वो हेडिंग। तो वो कहीं ना कहीं तंज भी था कि 7 फेरे लीजिए और 8वां चक्कर यानी दफ्तरों के चक्कर लगाइए, क्लर्कों के चक्कर लगाइए। तो वो एक जो ऐसा राज्य कह रहे थे कि हुनर की बात है, शब्दों की बाजीगरी कितनी आती है, आपकी पकड़ कितनी है, आपको जानकारी कितनी है, तो वो अलग एक पहलू है। लेकिन नवल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जी अपनी बात पूरी मैं यही करें। कहना चाहता हूँ, जो राज जी बात कर रहे थे उससे मैं अभी जो बात कर रहे थे उससे मैं 100% सहमत हूँ
कि जो भाषा होनी चाहिए थी एक रिपोर्टर की। आप देखिए कि एक समय था कि बड़े से बड़ा नेता वो रिपोर्टर्स की बहुत इज्जत करता था, बहुत रिस्पेक्ट देता था। अब यहाँ तक कि आके वहां मिलते ही वो खड़ा हो जाता था। अब उस तरह का बिहेव नहीं होता है। तो देखिए जो बड़े बड़े मालिक हैं, बड़े बड़े लोग हैं, या जो चैनल या अखबार चलाते हैं, वो पहले भी बड़े बड़े नेताओं के पास जाते थे, बड़े बड़े अपने काम के संबंध में जाते थे, और वो आज भी जाते हैं। तो ये इसकी वजह ये नहीं कि वो मालिक से मिलते, मालिक से पहले भी मिलते थे, लेकिन उनको ये लगता था कि ये रिपोर्टर है, ये जर्नलिस्ट है, इसके पास भाषा है, ये अपनी भाषा में पता नहीं क्या लिख दे, पता नहीं क्या उस चमत्कृत कर दे और वो खबर आ जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब मैं यहाँ लखनऊ में एक चैनल में मैंने ज्वाइन किया, तो उसमें उस चैनल के मालिक और तब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी थी यहाँ पे, तो उनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो मुझसे लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे अगर खबर आप लिखोगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सरकार के खिलाफ तो या मुलायम सिंह के खिलाफ क्योंकि मित्र हैं, तो कैसे खबर चलेगी। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं कि उस समय हाई स्कूल का रिजल्ट निकला था, और उस हाई स्कूल के रिजल्ट निकलने में वहां पे जो मैं लाइव कर रहा था, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया था जो बहुत सालों बाद पास हुआ था, और वो लाइव में कह रहा है कि मैं 16 साल से हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था और मुलायम सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि उनकी वजह से मैं पास हो गया। तो मैसेज कन्वे हो जाता है कि इसके पीछे कारण क्या है। तो ये डिपेंड करता है कि रिपोर्टर कैसा कर रहा है और किस तरह से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, उसके लिए भाषा की समझ जो होनी चाहिए, भाषा की समझ कहाँ से आई, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो जिस तरह से मेहनत पहले कराई जाती थी कि कोई नया लड़का जब किसी भी पत्रकारी या संस्थान में घुसता था, तो उससे बड़ी मेहनत कराई जाती थी। अब तो जाते ही उसको माइक दे दिया जाता है और वो हीरो की तरह निकलता है और वो काम करता है। तो जाहिर सी बात है, ना तो वो उतना मैच्योर होता है, ना उसके पास समझ होती है, और जो पहले पढ़ाई लिखाई का दौर था उस तरह का रहा भी नहीं है। तो ये भाषा का बहुत बड़ा संकट हो गया है, जिसकी वजह से जो हम रिपोर्टर्स हैं उनकी छवि पहले से खराब हुई है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहती हूँ राघवेंद्र। यहाँ जो नवल जी कह रहे हैं और इससे पहले राज ने भी कहा, ये जो संकट है भाषा का, ये सिर्फ रिपोर्टर्स तक सीमित नहीं है, क्योंकि पहले रिपोर्टर्स अपनी रिपोर्ट खुद फाइल किया करते थे, करते आज भी हैं, लेकिन बहुत बार ये देखा जाता है कि रिपोर्टर के पास वक्त नहीं है, उसको एक से दूसरी जगह भागना है, विजुअल्स इकट्ठा करने हैं या किसी का इंटरव्यू करना है, तो वो जो पूरी की पूरी स्टोरी आ जाती है वो डेस्क के पास आ जाती है। डेस्क पर कौन बैठा होता है? कोई एक जूनियर सा बच्चा बैठा होता है। अब रही बात, जैसा कि राज ने कहा, ज्ञान, समझ और दृष्टिकोण, मुझे बताइए, एक लो पेड सैलरी यंगस्टर से जो अभी मास मीडिया का कोर्स करके ही आया है, वो एक सीनियर रिपोर्टर की रिपोर्ट अगर लिखेगा तो उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? वो क्या लिखेगा? उसमें जितनी उसकी समझ होगी उतना ही लिखेगा। फिर वो संभावना को अंदेशा लिखेगा, आशंका लिखेगा, या आशंका को संभावना लिखेगा। और यही हाल, सॉरी टू से, आजकल के कुछ, मैं हो सकता है थोड़ा सा क्रिटिकल साउंड करूं अपनी बिरादरी को लेकर भी, लेकिन जो सच है, मैं एक बार फिर कहूंगी, वो सच ही है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं टीवी पर दिखाई गई कोई भी चीज छुपती नहीं है, सबकी नजर में आती है। तो वहीं पे ये गलतियां होती हैं जहां हम खिलाफत और मुखालफत का फर्क नहीं समझते हैं, जहां हम आशंका को संभावना बोल जाते हैं और संभावना को आशंका बोल जाते हैं। तो ये सब जगह देखने को मिलेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण जो मुझको महसूस होता है वो ये है कि आजकल जो मीडिया संस्थान है उसमें जो प्रमोटर्स कहिए या मैनेजमेंट कहिए, सबकी सोच में एक पैराडाइम शिफ्ट देखा जा रहा है। हो क्या रहा है, सबको आजकल लो कॉस्ट में चैनल चलाने का एक कुछ ट्रेंड सा शुरू हो गया है कि मुझे लो पेड सैलरी वाला व्यक्ति चाहिए। अब आप लो पेड सैलरी वाला कौन हो सकता है? जो फ्रेशर होगा, जिसके अभी नए नए सपने होंगे, वो अभी अपना करियर शुरू कर रहा होगा। तो अगर आप, जहां आपने ये सोच रखी कि मुझे लो पेड, आपने जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट नहीं समझा, एक आपने वर्कर के तौर पे लिया, एक मैन, सिर्फ एक मैन पावर, बस एक काम करने वाला है, वो चाहिए मुझे, तो वहीं से आपके जर्नलिज्म की क्वालिटी की गिरावट शुरू हो जाती है। फिर आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? फिर आप यही, जो जैसे हम पहले मजाक में कहा करते थे, जब छोटे थे तो घर में इजाजत नहीं होती थी, मनोहर कहानियां और ये वाली मैगजीन्स माना जाता था एडल्ट मैगजीन्स हैं,
और कम उम्र के लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि उसमें रोमांच होता है और बहुत तरह की ऐसी चीजें होती हैं। तो मुझे आजकल की बहुत सारी पत्रकारिता जो है वो कुछ हद तक मनोहर कहानियां जैसी लगती है, जिसमें हम उस तरह के तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वही रोमांच हम पैदा करने की कोशिश करते हैं अपने विजुअल्स के जरिए, अपने कंटेंट के जरिए, जो कुछ उस मैगजीन में कुछ उस तरह की कहानियों में हुआ करता था। ये अजिता, आपने भी भाषा की बात की, राज जी ने भी वही बात की और नवल जी ने बात की। नवाज देवबंदी साहब का एक शेर है कि कुछ ऐसा वैसा कहने से बेहतर है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। तो ये बोलने वाले को सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, उसका असर क्या होगा। और खासकर पत्रकारों की जमात तो ऐसी है जिनका काम ही है लिखना और बोलना। तो जब हम आत्मचिंतन ही नहीं करते कि हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दर्शक जो देख रहा है, सुन रहा है, श्रोता हमारा, उस पर क्या असर पड़ेगा, कैसे लेगा हमारी भाषा को। और खासकर अखबारों में मुझे लगता है आज भी अखबारों में कुछ हद तक फिर भी काफी गंभीरता दिखती है भाषाई स्तर पर। टीवी चैनल्स पर तो हम आप रोज देखते हैं और जो लोग हमसे जुड़े हैं और आम आदमी सब देखता है। राज जी, वापस एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं और हम आखिरी हिस्से में बढ़ रहे हैं कार्यक्रम के। बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट किया है फेसबुक पर, और मैं एक एक कमेंट ना पढ़ के, बल्कि मैं अगर लबोलो आप बताऊं आपको कि जिस तरह की चिंताएं जाहिर की हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, अजीत मल से रमन यादव है, उन्होंने लिखा है कि दबाव है पत्रकारों पर जिससे वो खुलकर पत्रकारिता कर ही नहीं पाते। और इसी तरह कानपुर से राखी कुलश्रेष्ठ जी हैं, वो लिखती है कि भ्रष्टाचार समाज से खत्म हो, सिस्टम ठीक काम करे, समाज के हित में काम करे, और ये बड़ी भूमिका इसकी पत्रकारिता की है इस काम में। लेकिन वो कहीं ना कहीं लगता है जिम्मेदारी से चूक जाते हैं या उतना असरदार भूमिका नहीं निभा पाते हैं मीडिया संस्थान। तो क्या कहना चाहेंगे आप इन दर्शकों के लिए? नहीं, देखिए, दबाव वाली बात जो है वो दबाव किस किस्म का है उसको ज़रा पहचानने की ज़रूरत है। और ऐसा आप कहते हैं कि पत्रकारिता कर नहीं पा रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ी अतिशयोक्ति है। कुछ ऐसा भी है कि जी। कुछ लोग हैं हमारे साथी और अच्छा काम करते ही हैं, और हम उनकी समाचारों का, उनकी खबरों का हम उदाहरण भी कहीं-कहीं देते हैं। दबाव मिलना, दबाव होना या अवसर ना मिलना, ये भी एक बात होती है। अब उस समय आप अगर किसी दूसरे विषय पर काम कर रहे हैं और जी। आपको जी। लगता जी। है कि नहीं, मेरे खेत में अगर कुछ हो गया और वो खबर जानी चाहिए, तो वो खेत वाली खबर उस पत्रकार के लिए शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, उस समय वो लखनऊ की खबर देखेगा। तो इसमें खबर का चयन करना, खबर का प्रस्तुतिकरण, ये एंटायरली न्यूज़ रूम के विषय हैं। उनके कला से जुड़े, उनके हुनर से जुड़े विषय हैं इसलिए, और उनके पेशे से जुड़े विषय हैं। इसीलिए इस पर ये कह देना एक शब्द में कि दबाव है, मुझे नहीं लगता। और मैं दोबारा रिपीट आपसे, ज़रा दूसरा प्रश्न किसका था, एक बार उसको आप दोहरा दें? राखी जी ने लिखा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो और सिस्टम पर एक दबाव रहे, एक भय रहे कि अगर हम करप्शन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मीडिया में सुर्खियां बनेंगी। तो वो करप्शन कैसे खत्म हो, उसमें मीडिया की भूमिका को नहीं, लेकर नहीं, बात की है। हाँ, ये सही है। असल में मीडिया का भय है, इसीलिए करप्शन खत्म हो, मुझे लगता है कि इससे अधिक कहीं है कि हम अपने प्रशासनिक व्यवस्था को ही किस तरह से उसका निर्माण, पुनर्निर्माण इस तरह से करें अपनी, और जिसकी शुरुआत शायद अपनी राजनीतिक व्यवस्था से होती है। उस व्यवस्था को कुछ इस तरह से बदलें कि वहाँ से भ्रष्टाचार को खत्म करने की शुरुआत हो, और मेरा विश्वास है कि मीडिया साथ चल पड़ेगा। और नहीं भी, तो आपने देखा है इस दौर में, पिछले 2 दशक से अधिक में, हमने एक से एक बड़े घोटालों के बारे में संसद के भीतर चर्चा होते सुनी, विधानसभाओं में चर्चा होते सुनी, प्रश्न भी पूछे गए, प्रश्न उठाए गए, मुकदमे हुए, कुछ मामलों में सजाएं भी हुई, कुछ मामले पेंडिंग ट्रायल्स अभी तक चल रहे हैं कई कई कारणों से। तो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार को लेकर के पत्रकारिता पत्रकारिता के जगत में काम नहीं हुआ, खूब हुआ है। और उस पर बहुत गहरे से जिसको कहते हैं छानबीन भी पत्रकारों ने की है, अच्छे से अच्छे, और कई नाम मैं ले सकता हूं, हालांकि इतना लंबा हो जाएगा इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पत्रकारों ने कई अच्छे उदाहरण इस समाज के सामने पेश किए हैं जब भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जिस तरह का काम पत्रकार मीडिया के माध्यम से हुआ है। इसीलिए ये ठीक है, लेकिन उनका कहना ठीक है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, इसमें तो हम सबकी सहमति है ही। अजिता जी, अब हम आखिरी दौर में हैं अपने कार्यक्रम के।
निधि अग्रवाल जायसवाल हमारी टीम की मेंबर भी हैं अमेज फाउंडेशन की, और उन्होंने कहा है कि मीडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया की और खासकर टेलीविजन पत्रकारिता की जो साख गिर रही है वो एक एंगल है, फैक्टर है, जैसे सोशल मीडिया फैल रहा है। लोगों को लगता है अब हम अपनी बात अपने हिसाब से कहें। देखिए, सोशल मीडिया, हाँ, मैं इसको कहा जा सकता है काफी हद तक ये बात सच हो सकती है, लेकिन इसके पीछे ये भी है कि टेलीविजन की साख गिर रही है, लेकिन टेलीविजन की एक जो क्रेडिबिलिटी है, हम डिजिटल मीडिया की, सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी को उससे कहीं भी मैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो टेलीविजन के मुकाबले कहीं भी खड़ी नहीं होती है। उसका, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था, उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स ही नहीं है। तो हम इन दोनों चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, सोशल मीडिया से एक फायदा जरूर हुआ है। हर वो व्यक्ति जो अपनी बात कहना चाहता था, जिसको टेलीविजन में जगह नहीं मिलती थी, या फिर वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक स्क्रीन पर देखना चाहता था, वो तमाम तरह की उसके अंदर की आकांक्षाएं, जो तमाम सपने थे, उसको सोशल मीडिया ने पंख दिए हैं। आप देखिए, तमाम लोग, हर गली मोहल्ले में आपको कोई भी मिल जाएगा, एक आम सा आदमी जो अपना मोबाइल लेकर कुछ शूट कर रहा होगा या खुद को शूट कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात कहने का जरिया उन्होंने एक बनाया है, और उनको लगता है कि अगर टीवी पर मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पर ही सही। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ राघवेंद्र जी कि हमें मायूस नहीं होने की जरूरत है, हमको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेलीविजन की साख गिरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टेलीविजन को हम पूरी तरह से नकार दें। टेलीविजन का जो स्थान था वो है और आगे भी रहेगा। सोशल मीडिया उसको ओवर पावर करके खत्म नहीं कर सकता। जैसे हम हमेशा से अखबार के लिए कहते थे, एक वक्त आया था जब टीवी आया तो लगा कि क्या अखबार खत्म हो जाएंगे, लोग अखबार पढ़ना छोड़ देंगे क्या, अखबारों के भविष्य पर संकट है क्या? लेकिन हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। आज भी अखबार के जो लॉयल रीडर्स हैं वो लॉयल रीडर्स हैं, और अखबार की कमी को टेलीविजन पूरा नहीं कर सकता। उसी तरह से सोशल मीडिया का कितना भी प्रचार प्रसार हो जाए, मुझे ये लगता है कि अभी निकट भविष्य में या दूर तक भी टेलीविजन अपने का जो स्थान है वो अपना स्थान बरकरार रखेगा। और उम्मीद मैं ये करती हूँ, क्योंकि अभी एक एक्सपेरिमेंट का दौर है, हम तमाम तरह के हाथ पांव मार रहे हैं, और राज ने जैसा शुरू में कहा था कि हाँ, एक किशोरावस्था का दौर चल रहा है टीवी का, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अल्हड़पना होता है, थोड़ा मदमस्ती होती है, कुछ बेबाकी होती है, कुछ हर तरह की चीज होती है। तो उससे कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी का दौर भी निकलेगा, और हमें उसका इंतजार करना चाहिए। नवल जी, एक सवाल जो एक इशारा आप सबकी बातचीत से निकला पिछले कुछ मिनटों में, वो ये कि एक पत्रकार जो कई साल तक पत्रकारिता करता रहता है और पत्रकारिता करने ही आता है इस इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में, और पत्रकारिता करना ही चाहता है, वो उसके लिए फिर एक लेवल पर संभव नहीं होता कि कोई भी नौकरी कर ले और इसलिए कर ले कि उसको घर चलाना है। कहीं ना कहीं वो आता है एक दिल दिमाग से, एक मानसिकता के साथ कि उसको जर्नलिज्म करनी है, असली पत्रकारिता करनी है, और कहीं ना कहीं सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात मुखरता से कहनी है। अगर हम इसी बात को एक बड़े और संदर्भ में देखें कि जो बात आती है टीआरपी का दबाव, बाजार का दबाव, जो बड़े मीडिया संस्थान हैं, क्या वो अपने मुनाफे को इस तरह नहीं देखते कि अगर वो नो प्रॉफिट नो लॉस में मीडिया संस्थान चलाना चाहें तो शायद उतना ज्यादा उन्हें उस टीआरपी की दौड़ में दौड़ना नहीं पड़ेगा, जो एक दबाव, इतना ज्यादा दबाव क्रिएट कर देता है जिसके बाद लगता है कि जो दूसरे चैनल खबर दिखा रहे हैं उसी को हमें दिखाना चाहिए। तो ये जो मुनाफा वाला है, क्योंकि अगर मुनाफा ही कमाना है तो बहुत सारे धंधे हैं, बहुत सारे कारोबार हैं जिनको किया जा सकता है। मीडिया संस्थान के तौर पर अजिता ने भी एक इशारा दिया था कि खर्चे बहुत हैं और बहुत सारी एक जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो सैलरी का दबाव हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का दबाव हो, अलग अलग तरह के खर्चे और उनको पूरे करने की एक जाहिर एक चुनौती रहती है, दबाव रहता है। लेकिन उसके आगे जब मुनाफे की बात आती है, बड़े संस्थानों को अगर हम देखें तो वो टीआरपी में इसलिए दौड़ते हैं कि उनको टीआरपी चाहिए, टीआरपी कम ना हो जाए। हर सप्ताह उनका रिपोर्ट कार्ड आता है, तो क्यों नवल जी ऐसा नहीं हो सकता क्या, या इस पर आत्मचिंतन नहीं होना चाहिए कि जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता करने के लिए ये सोचना चाहिए कुछ लोगों को कि हम अगर नो प्रॉफिट नो लॉस पर चल सकते हैं तो हम पत्रकारिता के उन मानकों को बचा के चलें जिनकी बहुत जरूरत है और जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी अपनी भूमिका किस तरह बदलती जा रही समाज में। नवल जी।
नहीं, मुझको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझको तो लगता है जो प्रोफेशनल तरीका है उसी तरह से काम होना चाहिए। जैसे कि बात अजिता जी ने कही कि एक टीआरपी की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो दूसरी तरफ राज जी ने भी कहा है कि हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है जिसके जरिए हम अखबार चला सकते हैं, चैनल चला सकते हैं। और सरोकारों की बात मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, वो दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं किसी चैनल में या किसी अखबार में, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में अगर उनको कोई खबर मिलती है तो उसको ट्वीट करते हैं और उन खबरों पर कार्रवाई भी होती है। और आप तमाम लोग, हम सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग को, कि जो चैनल पे उनकी खबरें नहीं आती होंगी, लेकिन उनके ट्वीट्स देखिए तो आपको लगता है कि उसमें से खबरें निकलती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ट्वीट से या सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लिखने पे या यूट्यूब पे वीडियो से खबर बनती, खबर चलती है, खबर आगे तक जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब ये फेसबुक और ट्विटर का दौर नहीं था तो एक साहब थे जिनको बहुत जर्नलिज्म का कीड़ा जिसको कहते हैं, कि वो जर्नलिस्ट थे नहीं, लेकिन उनको लगता था कि वो जर्नलिस्ट, वो रात के 2:30 बजे भी फोन कर देते थे कि अरे भाई साहब एक ऑटो पलट गया और एक आदमी जो है घायल हो गया है। तो हम, वो घटना है, जाहिर सी बात है, इसको चोट लगी है, लेकिन हम अगर एक टीवी जर्नलिस्ट के रूप में देखें कि हमको एक बड़े कैनवास पे खबर दिखानी है तो वो उसके लिए खबर नहीं है, लेकिन उनके लिए खबर थी। तो लेकिन हम उनको फोन को कभी मना नहीं करते थे, क्योंकि 10 में से वो एक बार हमको खबर देते थे, लेकिन 9 बार खबर नहीं होती थी। आज वो अपनी 10 की 10 खबर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे चलाते हैं, और कभी कभी इसमें जो कोई खबर पिक होती है, बड़ी खबर बनती है, टीवी चैनलों की, अखबारों की खबर बनती है, संसद तक जाती है। तो दोनों मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब जगह थोड़ी सी दुश्वारियां हैं, जो मुझको लगता है कि धीमे धीमे समय रहते सुधरेंगी। जहां से बात नवल भाई हम लोगों ने शुरुआत की थी और वहीं उसी नोट पर हम खत्म करेंगे। और वो बात खत्म करने से पहले एक आखिरी कमेंट के तौर पर, आखिरी टिप्पणी के तौर पर मैं बारी बारी से हमारा चाह रहे हैं आप सबके पास। राज जी, आपके पास आता हूं कि फिर वही बात आती है कि लोगों को ये लगे कि समाचारों में उनकी समस्याओं को जगह दी जा रही है, उनकी आवाज मीडिया बन रहा है, मीडिया उनकी आवाज को उठा रहा है। इसके लिए सरोकार की जो पत्रकारिता, जो ये शब्द बार बार इस्तेमाल होता है, उसके सहारे जो सवाल उठाए जाते हैं, चाहे वो साख पर सवाल उठते हों, चाहे वो तमाम जो ढर्रा और जो चलन हम देख रहे हैं, खबरों का बदलता हुआ चेहरा, उस पर सवाल उठते हों। आखिरी कमेंट के तौर पर राजीव, मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या सुधार की गुंजाइश आप देखते हैं और किस दिशा में सुधार किस तरह करनी चाहिए कि लोगों को भरोसा, फिर से वापस लोगों का भरोसा लौटे और मीडिया के प्रति जो उनकी एक कहीं ना कहीं एक कमजोर भरोसा हुआ है, उसको दोबारा से वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं रघविंद्र, आपने ठीक कहा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा है और इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मैं बहुत छोटा हूं। इसीलिए पूरे मीडिया को क्या करना है इसके बारे में मैं अकेला सुझाव देने के लिए नहीं, और ये बात मैंने पहले कही थी। चिंतन हमेशा होना है, मंथन हमेशा होना है, हर दौर में होना है। आप कितना भी बदलाव करेंगे, फिर बदलाव की गुंजाइश आएगी, फिर बदलाव की एक अलग जगेगी। कहीं ना कहीं हर दौर में कुछ ना कुछ चीजें इस तरह की चलेगी। हाँ, आज की स्थिति में ये आपने सही कहा कि अगर किसी को सुझाव के रूप में कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि जन सरोकारों के अथाह विषय हैं। और आपका मानना भी ठीक है कि साख पर प्रश्न तो है, लेकिन इस साख के प्रश्न का उत्तर मीडिया स्वयं साथ ही देता चलता भी है, जैसा आपने कोरोना काल में देखा। और इसकी चर्चा मैंने की कि कोरोना काल में मीडिया ने भी लगभग सरकार ने जिस तरह से किया, उसी के साथ कदम से कदम मिलाकर मीडिया ने भी जागरूकता लोगों में फैलाने में मदद की। जैसा हमारा विषय है भी, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल अवेयरनेस। फिर दूसरा, आपने सुझाव के तौर पर जब मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा गवर्नेंस के अंदर अगर जरा झांकेंगे, संसद के गलियारों में झांकेंगे, सरकार की किताबों में झांकेंगे, फाइलों में बहुत कहानियां ऐसी हैं जो जनता के सरोकारों की है, दबी हैं, किसी को देखना समझना हो तो जरा उनकी तरफ ध्यान दे। अगर हमारे पत्रकार मित्रों में से कुछ लोग ये जोखिम उठाएं कि थोड़ी देर के लिए मसालेदार खबरों को छोड़ करके इस तरह के विषयों पर बात करें, उन पर चर्चा करें, तो देखिए कहीं ना कहीं आपके इस पूरी उद्योग का स्वरूप, उसका चेहरा जरूर कुछ निखर कर सामने आएगा। बिल्कुल निखर कर सामने आएगा और यकीनन चीजें बेहतर होंगी। थोड़ी सी सोच बदलने की जरूरत है। और आपने जो पहले इशारा किया था कि जो सांप और बिच्छू और तमाम उस तरह के कार्यक्रम चले थे,
उस दौर से मीडिया बाहर निकला, तो जाहिर है कि अगर कोशिश की जाएगी तो जो मौजूदा दौर है इसमें भी बेहतर गुंजाइश होगी और बेहतर सुधार भी दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव जो है वो फिर से एक बार पहले की तरह मजबूत होगा। अजिता जी, आखिरी कमेंट के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगी कि जहां से बात शुरू हुई थी, हम अगर उसी नोट पर आए कि अवेयरनेस, जागरूकता हो समाज में, लोगों को कुछ सीखने को मिले, लोग जागरूक हों, और इसमें मीडिया को क्या ध्यान रखना चाहिए और जनता भी कैसे फिर से अपना एक बार वही भरोसा मीडिया पर दिखाए, मीडिया के प्रति दिखाए, वो एक कड़ी का काम, पुल का काम कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए राघवेंद्र, मुझको लगता है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सबकी जिम्मेदारी है। जब हम सामाजिक सरोकारों की बात करते हैं तो सिर्फ मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सामाजिक सरोकारों को लेकर चले। एज एन इंडिविजुअल आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, नवल जी की, राज जी की, हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने अपने तौर पे हम लोग और जो कुछ कर सकते हैं हमको करना चाहिए। जाहिर तौर पर मीडिया को अपने कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा इस तरह की चीजें शामिल करने की जरूरत है, और मुझको लगता है कि आने वाले वक्त में जब थोड़ी सी मैच्योरिटी की तरफ हम और बढ़ेंगे, जब सारे एक्सपेरिमेंट्स करके हम फाइनली एक परिपक्व चेहरे के रूप में आगे बढ़ेंगे, तो इस तरह की चीजें ज्यादा से ज्यादा खुद ब खुद कंटेंट का हिस्सा होंगी, शामिल होती चली जाएंगी। लेकिन साथ में आज हमारे पास सोशल मीडिया जैसा एक बड़ा वाइड प्लेटफॉर्म है, वास्ट प्लेटफॉर्म है, जिसका हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो हम लोगों को भी अपने अपने तौर पे वो कमियां जो दिखती हैं, टेलीविजन में दिखती हैं या अखबारों में दिखती हैं, जिन चीजों की कमी दिखती है, मुझे लगता है ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको हम किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया के थ्रू या और भी जिस भी माध्यम से हम उसको सामने रखें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजों पर अवेयर कर सकें। शुक्रिया अजिता जी। नवल जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसे जागरूकता बढ़ाने में मीडिया और असरदार अपनी भूमिका निभाए और लोग भी भरोसा जताएं और मीडिया अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से समझे और काम करे? देखिए, कहीं 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 लगता है जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें एक तरह की, खासतौर से टीवी जर्नलिज्म के लिए एक अराजकता जैसी चीजें लगी कि कुछ हद तक हो रही हैं। तो मुझको लगता है कि ये जो हमारा समाज है और ये जो हमारे राज्य की उत्पत्ति हुई है, ये भी उस दौर में कोई अराजकता हुई होगी, उसके बाद ही लोगों ने तय किया कि नहीं, हम अपना समाज बनाएंगे, अपने नियम बनाएंगे, अपना राज्य बनाएंगे और उस हिसाब से काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अब सिविलाइज्ड हैं हम लोग, और कोई भी बुरी चीज बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती। ये क्षणिक दौर है, ये बदलेगा, और मुझको लगता है कि खबर पे लौटेंगे जरूर। जैसे एक चैनल का आप जिक्र कर रहे थे जिसमें वो काला हांडे की खबर नहीं चल पाई थी, वो भी खाली उसी तरह की खबरें चलाता था, लेकिन वो खबरों के बीच में लौटा था, फिर वो भटक गया है। तो मुझको लगता है एक समय आएगा कि लौटेंगे लोग खबरों पे। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, और यकीनन पहले भी चीजें बेहतर हुई हैं, बदलाव हुआ, सकारात्मक बदलाव देखा गया, और फिर से एक बार सकारात्मक बदलाव दिखेगा। इस उम्मीद और यकीन के साथ आज का हम कार्यक्रम खत्म करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। राज भाई, आपका बेहद शुक्रिया। नवल जी, आपका बेहद शुक्रिया, और रजिता जी, आपका भी हार्दिक आभार। आप तीनों लोग समय निकालकर हमारे कार्यक्रम से जुड़े और एक अच्छी सार्थक चर्चा में शामिल हुए। और एक गुजारिश आखिरी में कि आप सब अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, और जो मौजूदा कोरोना वक्त की चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी।